चलो तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आओ यहां से स्टार्ट करते हैं। सो ये क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ शूटर हिटिंग द टारगेट इज 3/4। तो हिट कर पाएगा किसी टारगेट को, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। सो हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। तो हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही और सी फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट इज एटलीस्ट वंस इज मोर देन 0.99। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आए हैं। यहाँ n की वैल्यू पूछी जा रही है। तो हालांकि हम जैम की वैसे अभी जैम का कंटेंट स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये सब जैम में भी आया है। ठीक है, सो सिंपल क्या है, आप टारगेट को हिट कर रहे हो, सो हर बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। सो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर बार सेम है, और एक बार हिट कर पाया नहीं, सेकंड मतलब लाइक क्या ना, ट्रायल्स जो है, अगर मैं मानता हूं कि यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कितने नंबर ऑफ टाइम ही और सी मस्ट हिट, तो मैं मान लेता हूँ स्मॉल n नंबर ऑफ टाइम्स। सो n इज द नंबर ऑफ ट्रायल। तो ईच ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ईच ट्रायल्स आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका क्या मतलब हुआ कि हर बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम है ना। सो कहने का मतलब जब ट्रायल इस तरह से इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो वो जो रैंडम वेरिएबल होता है वो क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो अगर मैं x को कंसीडर करता हूं नंबर ऑफ टाइम्स ही और सी नॉट फायर, ठीक है ना, हिट द टारगेट, सो हिटिंग द टारगेट इज लाइक सक्सेस। सो मैं ले रहा हूं x इज नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो आपको पता है कि जब नंबर ऑफ सक्सेस को आप रैंडम वेरिएबल लेते हो तो ये बाइनोमियल होता है। क्लास 12 का टॉपिक है ना। सो नंबर ऑफ सक्सेस इज बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल इन केस कब, व्हेन n इज द नंबर ऑफ ट्रायल, n इज द नंबर ऑफ ट्रायल। तो इस क्वेश्चन में n ही फाइंड करना है आपको कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल, सो दैट उस पे आते हैं p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p इन दिस क्वेश्चन, 3/4। यस। सो आपका p की वैल्यू है 3/4, तो ऑब्वियसली q हो गया 1/4, p प्लस q 1 होता है। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ही और सी फायर्स या ट्राई, तो n फाइंड करना है, सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस। तो x है नंबर ऑफ टाइम्स ही और सी हिट द टारगेट, तो x एटलीस्ट वंस। तो एटलीस्ट वंस का मतलब कम से कम एक बार ना, तो कम से कम एक बार। सो x मोर देन इक्वल टू 1 मींस ही हिट्स एटलीस्ट वंस। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 0.99। नाउ दिस इज गिवन टू यू, ये वर्ड में था जिसको मैं मैथमेटिकली कन्वर्ट किया कि एटलीस्ट वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एटलीस्ट वंस इज मोर देन 0.99। अब देखो, आप समझो, बताओ नहीं समझ आ रहा तो। अब देखो यहां हो गया ना, तो x की वैल्यूज कहां से कहां तक होती है, व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ x हियर, सपोर्ट क्या है x का, 0, 1 up to n। यस, सो 0, 1, 2 अप टू n। सो अब देखो सिंपल है, ये बोला मोर देन इक्वल टू 1, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 1 माइनस, मुझे किसको हटाना पड़ेगा बस, x is less than 1। हाँ, तो देखो x is equals to 0। हाँ, ये आपका सैंपल स्पेस जैसा हो गया, या सपोर्ट है, तो सैंपल स्पेस में 0 से n तक वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या है, मोर देन इक्वल टू 1 बोला, तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब जस्ट 0, क्योंकि 0 ही बचा बस। तो अब आप ये कर लेंगे, अब आप कर लेंगे, क्योंकि 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलो, जिसका डाउट है उसको तो सॉल्व हो गया, लेकिन जिन्होंने ट्राई नहीं किया है उनके लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। सो 1 माइनस, तो यहाँ पहले तुम x बराबर 0 निकाल लो, तो x बराबर 0 हो जाएगा, उधर जाएगा, तो लेस देन 0.01। ठीक, अब देखो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल में x बराबर 0 की वैल्यू कितनी आती है इसमें, p की पावर n। नहीं, 0 सक्सेस है, p to the power 0 to the power n। हाँ, है ना, x इज 0 मतलब सक्सेस इज 0, सो नंबर ऑफ सक्सेस इज 0, तो ऑल टाइम ही गेट्स फेलियर। सो दिस इज लेस देन 0.01। q यहाँ पे है 1/4 एक्चुअली, सो जो q आपका है वो है 1/4। तो यहाँ से आप देख लो,
सो आप क्या रखोगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो रेसिप्रोकल ले लो, क्योंकि ये 0.01 इज लाइक 1/100 है ना, तो इसको रेसिप्रोकल ले लो, तो ये 4/n रेसिप्रोकल में वो हो जाता है। अब देखो n क्या होगा मिनिमम, ताकि 4 की पावर n 100 से ज्यादा हो जाए, यू टेल मी द मिनिमम n। 4. ठीक है, सो n मैं पहले 1 से ट्राई करूंगा, नो, 2 से ट्राई करूंगा, नो, 3 से ट्राई करूंगा, नो, 4 सेटिस्फाई, यस, तो मिनिमम वैल्यू इज 4। सो यही क्वेश्चन था, ये एग्जाम में भी इस तरह से पूछा गया कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस इज मोर देन दिस। सो मिनिमम n इज 4। तो अभी किसी को अभी भी डाउट है, यू कैन आस्क इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी, अगर बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएगा, जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किए हैं उनके लिए बोल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, तो सेकेंड क्वेश्चन, इफ अ मशीन इज करेक्टली सेट अप इट प्रोड्यूसेस 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स। सो अगर करेक्टली सेटअप है तो 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स प्रोड्यूस करता है। इफ इट इज इनकरेक्टली सेटअप it produces only 40% acceptable items. Past experiences show that 80% of the setups correctly done. 80% of setups are correctly done. If after the 80% are correctly done, means 20% are incorrectly done. So if after a certain setup, if machine produces 2 acceptable items, तो आपको बता दिया कि after a setup, certain setup, machine produces 2 acceptable, it is given to you that machine produces 2 acceptable items. So find the probability that machine is correctly set up. तो यहाँ पे क्या दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो करेक्टली सेटअप होगा, करेक्टली सेटअप नहीं होगा। तो आप जब पार्टीशंस बनाओगे, सो E1, तो पहले तो क्वेश्चन देख के पहचानना पड़ेगा ये किस टॉपिक का है ना, ये तो हर एग्जाम में होता है। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ आ रहा हो देयर इज अ पार्टीशन बिकॉज मशीन इज करेक्टली सेटअप और नॉट करेक्टली सेटअप, देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। इफ करेक्टली सेटअप द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग करेक्ट एक्सेप्टेबल आइटम इज गिवन, इफ नॉट करेक्टली सेटअप द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेबल आइटम इज गिवन। तो मतलब सिंपल कि पार्टीशन होगा कि मशीन इज करेक्टली सेटअप और नॉट करेक्टली सेटअप। सो मशीन इज करेक्टली सेटअप और मशीन इज नॉट करेक्टली सेटअप। ठीक, ये दो पॉसिबिलिटी है E2। सो E2 इज मशीन इज नॉट करेक्टली सेटअप। ए इवेंट लेता हूं जो गिवन हुआ है, गिवन क्या है, मशीन प्रोड्यूस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स। सो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन इज करेक्टली सेटअप, मींस E1 की प्रोबेबिलिटी व्हेन A इज गिवन। सो आपको सिंपल समझ आएगा, ओ दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विथ पार्टीशन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विथ पार्टीशन कैन बी सॉल्व यूजिंग बेस थ्योरम, क्योंकि बेस थ्योरम भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही सॉल्व करता है। तो ये बेस थ्योरम में सॉल्व होगा बिकॉज पार्टीशन है। तो आप इसका आइडेंटिटी जानते हो, आइडेंटिटी लगा दो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू A गिवन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज E1 into A given E1 plus E2 into A given E2। ओके, अब देखते हैं हमें क्या क्या जरूरत है। सो मेनली हमें 4 चीजों की जरूरत है यहाँ पे। सो वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ A given E1, वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ A given E2। ठीक, ये 4 चीज चाहिए मुझे। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, तुम बताओ, बता रखा ना इसमें, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है। 80% सर, 0.8। हाँ, 80% ऑफ द सेटअप्स आर करेक्टली डन। सो 80%, चलो 80/100 कर लेते हैं, 0.8 कर लो, जैसे भी लिखना है तुम्हें। सो 0.80। E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2। ये ध्यान रखना, इसके प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। ये पार्टीशन है, आपको याद होगा पार्टीशन क्या होता है, ये सैंपल स्पेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया यहाँ पे। तो इसके प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा, E1 E2 का। जरूरी नहीं कि इन दोनों का सम 1 हो, इसका कोई जरूरी नहीं है सम 1, क्योंकि ये एक ही प्रोबेबिलिटी है डिफरेंट सिचुएशन में। ये क्या बता रहा है,
एक ही प्रॉपर्टी है डिफरेंट सिचुएशन में। सो ये सम 1 होना जरूरी नहीं है, इसको 1 होना जरूरी है सम। सो ए गिवन E1। अब अगर मशीन करेक्टली सेटअप है, यहाँ क्या मतलब है कि इफ मशीन इज, ये गिवन है ना, गिवन का साइन है कंडीशनल। सो इफ मशीन इज करेक्टली सेटअप देयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल प्रोड्यूस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स। तो 1 एक्सेप्टेबल आइटम की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.9. हाँ, इफ मशीन इज करेक्टली सेटअप इट विल प्रोड्यूस एक्सेप्टेबल आइटम, प्रोबेबिलिटी इज 90%। तो एक आइटम की प्रोबेबिलिटी है 0.9। तो दो की कितनी होगी? फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हो गया। इज इट फाइन? क्योंकि 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स है, तो 1 एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी है 90%। सो दूसरे वाले का भी 90%, फर्स्ट एंड सेकेंड। सिमिलरली इफ इट इज इनकरेक्टली सेटअप, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग करेक्टली आई मीन एक्सेप्टेबल आइटम? 0.4. हाँ, 0.4 एंड 0.4 मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देयर आर 2 आइटम्स, तो फर्स्ट के लिए एंड सेकंड के लिए। पुट कर लो, चार इसमें पुट कर लो जस्ट। यस सर, बस हो गया, हो ठीक है जाएगा। ना? किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बेस थ्योरम पे भी कई बार क्वेश्चन आते थे, कोई इंडिपेंडेंट रैंडम इंडिपेंडेंट इवेंट बेस थ्योरम, इन सब पे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, जैम में भी, क्योंकि जैम का भी पार्ट है। सर जी वो ये गिवन इवन वाला फिर से थोड़ा बताइए। हाँ, गिवन E1, if machine is correctly set up, then what is the chance that it will produce 2 acceptable item? तो क्वेश्चन पढ़ो, what is the probability of getting acceptable item? 0.9 है सर। हाँ 0.9 है, तो वो एक के लिए है, हमें 2 चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड आइटम। तो नहीं फर्स्ट, समझ रहा है, हाँ तो एक के लिए मतलब कैसे पता चलेगा वहाँ? कोई भी एक देखो इसमें क्या है, अब इसमें क्या है कि इफ अ मशीन इज करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूस 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स। तो एक्चुअली जितने आइटम प्रोड्यूस करेगा 90% एक्सेप्टेबल है, यही ना? सो यहाँ पे एक्चुअली वाला 2 एक्सेप्टेबल आइटम होगा, तो तुम क्या करोगे? तुम 2 का 90% लोगे? ऐसा थोड़ी है। सर हमें लगा मतलब नंबर से कुछ वो फर्क पड़ेगा। नहीं, इसका मतलब यहाँ 3 कर देगा, 4 कर देगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? इफेक्ट पड़ेगा ना? पड़ेगा सर, पड़ेगा। हाँ वही ना। सो उसका मतलब वही है कि कोई आइटम प्रोड्यूस हुआ और वो एक्सेप्टेबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी 90% है। हो सकता है कि वो 10% वो नॉट एक्सेप्टेबल भी हो, लेकिन चूंकि मुझे दे रखा है कि एक्सेप्टेबल है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो इसलिए हम एक्सेप्टेबल प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक एक्सेप्टेबल आइटम की 0.9 प्रोबेबिलिटी है, देयर आर 2, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। कैसे पता चला? तो सिंपल 2 लिखा तो मुझे समझ आया कि 2 की अलग अलग बात कर रहा है। कोई भी एक आइटम प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेबल आइटम होने की 90% है, एक्सेप्टेबल नहीं होने की 10% है। कोई भी आइटम, कोई भी एक आइटम, ठीक है ना? यस सो सर अगर यहाँ पे 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स की जगह लिखते हैं कि 1 एक्सेप्टेबल आइटम एंड 1 नॉट एक्सेप्टेबल, फिर कैसी होती है? यस, तो वैसे ही लिखते हैं जैसे हम 0.9 इंटू क्या करते हैं? 0.1 0.4 ना? नहीं सॉरी 0.1, हाँ यू आर राइट। सर ऐड नहीं होती क्या? नहीं नहीं, एंड है तो मल्टीप्लाई, और है तो ऐड होगी, और होता तब तो है ना? आप जानते होंगे कि और का मीनिंग है प्लस, एंड का मीनिंग है मल्टीप्लाई, ये है। तो एंड है तो मल्टीप्लाई, ठीक है ना? तो 2 का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्टेबल एंड एक्सेप्टेबल, इसलिए मल्टीप्लाई किया हमने। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज दैट द 5% ऑफ मेन एंड 0.2, हाँ सर अगर वहाँ नहीं लिखा होता कि 2 भी एक्सेप्टेबल्स चाहिए तो नॉर्मली हम नॉर्मल प्रोसीड करते हैं ना? यस यस, अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, जस्ट लिखा होता कि प्रोड्यूस एक्सेप्टेबल आइटम, तो नॉर्मली एक ही लेते थे, 0.9 0.4।
सर एक्सेप्टेबल और एक नॉन एक्सेप्टेबल हो तो क्या होगा सर, समझ में नहीं आया। देखिए अगर लिखा हो तो वन एक्सेप्टेबल एंड वन नॉन एक्सेप्टेबल, सो व्हेन मशीन इज करेक्टली सेट अप, then what is the probability that you will have one acceptable item and one non acceptable item? So acceptable item पर 0.9 है in the same case, है ना, when it is correctly set up. So what is probability of getting non acceptable item? 90% acceptable है, so what is the probability of getting non acceptable? तो 0.1। Yes, yes, तो 0.9 into 0.1 यहाँ होता, फिर यहाँ होता 0.4 into 0.5, क्योंकि ओके सर। हाँ, if it is not correctly set up then 40% acceptable and 50%, oh sorry उल्टा 60% ना, 0.4 into 0.6 not 5, so 0.4 और 1 minus 0.4 0.6, तो ये 40% acceptable। अरेंजमेंट नहीं कंसीडर करेंगे। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड बोला है तो वैसा होगा, अगर वन एक्सेप्टेबल वर्ड पे डिपेंड करता है वो भी होगा जो आप कह रहे हो, अगर लिखा होगा वन एक्सेप्टेबल वन नॉन एक्सेप्टेबल तो उस केस में फिर प्लस में हो जाएगा और का सीन भी हो जाएगा क्योंकि फिक्स नहीं किया, या टू का आप ले सकते हो ना। हाँ अगर ऐसा है, अगर फर्स्ट एक्सेप्टेबल सेकेंड नॉन ऐसा कुछ होगा तो फिर करना पड़ेगा। हाँ अगर ऑर्डर फिक्स नहीं किया देन यू कैन डू, तो उस केस में अगर वैसे लिखा एक हाँ फिर ऐसे तो वन एक्सेप्टेबल एंड वन नॉट एक्सेप्टेबल में तो दोनों केस आ जाएंगे ना, तो फिर मल्टीप्लाई नहीं होगा 2 से। हाँ उसमें लिखा हुआ है वन, हाँ तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, वही मैं कह रहा हूँ। अगर लिखा है फर्स्ट एक्सेप्टेबल सेकेंड नॉन एक्सेप्टेबल उस तरह से है तो फिर हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर वैसा लिखा है तो 2 टाइम करना पड़ेगा। यस सर वो फिर बेस थ्योरम थोड़ी लगी, वो तो अलग क्वेश्चन हो गया, एक केस उसका है फिर एक केस उसका है। नहीं तो बेस थ्योरम यहाँ लग रही है कि क्या प्रोबेबिलिटी था कि मशीन करेक्टली सेटअप है, यहाँ बेस थ्योरम लग रही है, इसमें उसमें नहीं लग रही है, उसमें तो आप एक गिवन इवन निकाल रहे हैं, लेकिन आपसे पूछा गया था इवन गिवन ए एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल वाला केस। हाँ तो उसमें बेस थ्योरम नहीं होगा, वहां तो डायरेक्टली सिंपली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं सिंपली, अब इसको यहाँ पुट करना पड़ेगा। ठीक है देखो, तो यहाँ पे जो है सो क्या बोल रहा है कि सपोज दैट 5% ऑफ मेन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। अच्छा सो अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अब देखो इन्होंने बता दिया कि एक पर्सन सेलेक्ट हुआ और उसका हेयर क्या है, ग्रे है ना, तो what is the probability that this person being male, assume that there are equal number of males and females, है ना, तो ये इनको अलग से लिखना पड़ रहा है क्योंकि हमारी सोच थोड़ी बायस्ड है इसलिए इनको लिखना पड़ रहा है ना। ये क्यों लिखना पड़ रहा है ये लाइन, क्योंकि हम जनरली हमारी सोच बायस्ड होती है ना इसीलिए, तो इसलिए इसको लिखना पड़ रहा है, अगर नहीं लिखता तो भी हमें इक्वली मानना चाहिए था ऐसे। एनीवे सो यहाँ पे क्या करते हैं क्वेश्चन क्लियर है सर बेस से ही हो जाएगा। हाँ है ना, जैसे सिंपल बेस है सर, पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा ना कि E1 हम कंसीडर करेंगे, सो हमें E1 पूछा है पर्सन इज मेल, तो E1 विल टेक मेल और E2 फीमेल, है ना, ये हो गया। ए गिवन है कि जो सेलेक्टेड पर्सन था, पर्सन में भी मेल और फीमेल, सो सेलेक्टेड पर्सन इज हैव ग्रे हेयर, ऐसा कुछ। ग्रे हेयर, एक तो हैज हैव में बहुत दिक्कत होता है मुझे, इसमें क्या लिखना पड़ेगा, हैज या हैव? हैज, अच्छा हैज ग्रे हेयर ग्रे, हाँ ऐसे हमारे मार्क्स तो कटने नहीं है मैथ्स में, सो ग्रे हेयर, चलो सो सेलेक्टेड पर्सन हैज ग्रे हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब आपको सिंपल आपसे पूछा गया क्या प्रोबेबिलिटी है कि इट इज मेल, मींस E1, सो इट मे बी फीमेल आल्सो, सो मेल गिवन दैट द पर्सन हैज ग्रे हेयर, सो फिर से E1 गिवन A,
अब आपको सोचना है गिवन क्या क्या है, पहले तो बेस थ्योरम लगा लो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो E1 इंटू ए गिवन। नहीं आया आंसर इसमें। नहीं आया मतलब करके देखते हैं। सर अलग आ रहा था। अच्छा ट्राई करते हैं, देखते हैं क्यों नहीं आएगा। सर आ रहा है। हाँ देख लेते हैं एक बार कहाँ दिक्कत है। हाँ, किया। सो देखो ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब चलो इसको, अरे सो यहाँ पे इक्वल टू, चलो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब एक पर्सन मेल, कोई पर्सन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मेल 1/2। है ना। तो लास्ट लाइन में इन्होंने क्लियर कर दिया ऐसे, सो हाफ इनटू, अब अगर वो मेल है, अगर वो मेल है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ही विल हैव ग्रे हेयर। So 5/100. 0.05। यस 5/100। अब अपॉन आता है, अपॉन सेम ही रहेगा, सो हाफ इंटू 5/100, इसका कोई डाउट नहीं है, प्लस अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब पर्सन बीइंग फीमेल, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो अगेन हाफ, एंड इफ इट इज फीमेल देन व्हाट इज द चांस दैट शी हैज ग्रे हेयर। 25/1000। हाँ मतलब 0.25/100, क्योंकि 0.25% है ना, यस सर। तो परसेंट अपॉन, लाइक यहाँ 5/100 लिखा, तो ऐसे 0.25/100, तो वो डबल जीरो हो जाएगा और 25/10,000 हो जाएगा शायद ना। हाँ ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, देखो कितना आता है। सो 200 तो कैंसिल हो गया, तो जस्ट बचा 5/5.25, सो मतलब 500/525, कैंसिल करो इसको, 20/25 और कैंसिल हो जाएगा, 4/5, 21 सर 21। ओह सॉरी, सो 21, अच्छा ठीक है 20/21, फाइन। चेक करो आंसर यही है। यस सर यही है। एक्चुअली क्या है ना, बेस थ्योरम पे अगर आप 5-10 क्वेश्चन सॉल्व कर दो ना, फिर आपको सारे क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे, ऐसा है। सो जी हाँ सर हो गया, थोड़ा गलती हो गया था क्वेश्चन में बता रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है ना, बस ध्यान रखना एग्जाम में। 25% कर दिए थे सर। हाँ इसीलिए यही गलती होता है कई बार, है ना। 0.25% है तो कई लोग सोचते हैं 0.2501 के पीछे 0.25 लिख देते हैं, तो ये भी गलती हो जाती है। परसेंट है तो उसको यूज करना है। क्यों बात है सर? हाँ सो ये सब प्रैक्टिस से आएगा, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, टेस्ट सीरीज या टेस्ट देने जरूरी है, ताकि गलतियां कम हो। तैयारी हो ना हो, टेस्ट दो ताकि उससे गलतियां कम होंगी। सर इसमें अगर बिल्कुल जो बेसिक प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है वो भी लगाएंगे तब भी आ जाएगा। ओके फेवरेबल आउटकम होगा 5/100 और टोटल आउटकम होगा 5.25/100। ओके, तो वैसे भी कर सकते हैं, हाँ बात तो वही है, ठीक है हाँ, क्योंकि इक्वल दे दिया ना यहाँ पे, सो बात आप सही कह रहे हैं, हाँ वो भी ठीक है। यस 5/100/5.25, यस 5.25%, टोटल 5.25% है। सो ग्रे हेयर दे ही रखा है, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी बीइंग मेल, यस उससे भी हो जाएगा। तो यहाँ वो इसलिए कर पा रहे हैं आपको कि हाफ हाफ इक्वल चांसेस हैं, इक्वल लाइकली। वो लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन जो था उसमें भी ऐसे कर सकते थे आप, जो कह रहे बिना बेस थ्योरम के भी डायरेक्टली, जो वो क्वेश्चन था ना एक वो वाला कि 6 बॉल है, उसको भी बिना बेस थ्योरम भी हो जाता वो क्वेश्चन, तो इस तरीके से, क्योंकि इक्वली लाइकली है ना, जब इक्वली लाइकली है सारे केसेस, ये सारे केसेस इक्वली लाइकली है, पार्टीशंस में हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो बिना बेस थ्योरम के भी हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो सर को 6 बॉल वाला और एक बात समझ लीजिए। हाँ वो बोल रहा हूँ बिना उसके हो जाता, बिना बेस थ्योरम के, जो 6 बॉल वाले थे ना, तो उसमें ये था तुम्हें कि एटलीस्ट क्या बोला था कि सब 6 बॉल थे और हम रैंडमली ड्रॉ किए थे, 2 बॉल ब्लैक आए थे और फिर 5 ब्लैक बॉल आने एटलीस्ट 5 ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, आइदर 5 में से 2 आएगा या 6 में से 2 आएगा। यहाँ क्या होता 2C2 3C2 4C2 5C2 6C2, देखो ये वही आंसर आएगा जो आया होगा, तो यहाँ कोई बेस थ्योरम यूज नहीं कर रहे हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, इसका आंसर भी वही आएगा। क्या आया था लास्ट क्लास में 5/7, 5/7।
इसका आंसर भी वही जी आएगा। सर, जी सर। तो इतना भी काफी है। सो ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो पहले तो ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो पांचवा वाला, जो पांचवा क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्या कि एन अर्न कंटेन्स 25 balls of which 10 balls are marked as X and remaining 15 मतलब टोटल एक बॉक्स है जिसमें 10 है बॉल जिसपे X लिखा हुआ है और 15 है जिसपे Y लिखा हुआ है। ओके, टोटल 25 है। A ball is drawn at random from the urn. It mark is noted down and it is replaced. So एक बॉल ड्रॉ किया, उसका देखा तुमने मार्क x लिखा है y, वापस रख दिया तुमने उस अर्न में। अब पूछ रहा है कि if 6 balls are drawn in this way, इसी तरीके से 6 बॉल आपने ड्रॉ किए, so find the probability that all will wear x mark. ओके, सो देखो पहला पार्ट डायरेक्ट में लिखता हूं मैं। देखो, सो पहला बताओ x मार्क आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/5। मतलब ऐसे लिखो 10/15, ठीक है, 2/5 वही बात है। अब तुमने वापस रिप्लेस कर दिया, व्हाट इज द चांस ऑफ बीइंग सेकंड मार्क्ड x? 25 सर। ओह सॉरी 25, हाँ 25, हाँ 10 आउट ऑफ 25 है ना, 10 आर x आउट ऑफ 25, ठीक है। हाँ, सो 10 आउट ऑफ 25, ठीक है। सो सेकेंड मार्क्ड होगा x से, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सेम यही आएगा। So, 10/25 हर बार यही आता रहेगा। यस। इसकी पावर कितनी हो जाएगी? बाइनोमियल से भी कर सकते हो, यस। मतलब तो तुम्हें समझना है क्वेश्चन। बॉल चूज करके तो फिर रिप्लेस हुई है ना, कैसे हाँ। 10/25 आएगा? इसीलिए तो 10/25 में रिप्लेस हुई है। रिप्लेस नहीं होती तो 9/24 आता, 9/24 होता। क्योंकि हर बार प्रोबेबिलिटी सेम ही है x आने की। क्योंकि आपने निकाला, वो x था, वापस रख दिया, फिर निकाला, तो नंबर ऑफ बॉल्स हर बार सेम ही है इनसाइड द अर्न, है ना। सर नहीं समझ आया। ये रिप्लेस्ड है। रिप्लेस का मतलब आप क्या समझते हैं? अच्छा, वापस रख, हाँ ओके सर। ठीक है ना, हाँ वापस रख दिया, यस। हाँ, सो वापस रख दिया, तो इसलिए हर बार सेम प्रोबेबिलिटी है। वापस अर्न बैग में Yes, रख sir, दिया, yes. यस। नॉट मोर देन 2 विल वियर वाई मार्क। देखो ये तो मैंने एक्चुअली बिना बाइनोमियल कर दिया, तुम बाइनोमियल से भी कर सकते हो इसको। बाइनोमियल में क्या होगा कि लाइक विथ रिप्लेसमेंट है ना, अभी आगे तुम पढ़ोगे, ये विथ रिप्लेस लिखा हुआ है तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। रिप्लेस नहीं लिखा होगा तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? अगर नॉट रिप्लेस लिखा होगा तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? किसी को आइडिया? तुमने पढ़ा? हाँ, यस, हाइपरजोमेट्रिक, ठीक है। तो उस केस में अगर ये नॉट रिप्लेस में लिखा होता तो हाइपरजोमेट्रिक फिर होता, तो उससे होता फिर। सो देखते हैं आगे, ठीक है ना। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे ये सब फिर से, जो स्टैंडर्ड यूनिट। हाइपरजोमेट्रिक क्या होता है? हाँ एग्जैक्टली। तो ये जैम का सिलेबस जब पढ़ेंगे तो ये बस मैं चेक कर रहा था कि इन लोगों ने बीएससी ठीक से करा है, तो ये एटलीस्ट जानकारी पहले से, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सीख सकते हो। जैसे आपने पूछा हाइपरजोमेट्री क्या है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन होंगे क्योंकि ये जैम के सिलेबस में है और वो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आएगा। तो ये अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, ये जस्ट पूछ लिया कि किसी ने पहले से पढ़ रखा है तो उसको पता होगा, इसीलिए तो उसको पहले से पता है। जिन लोगों को नहीं पता है कोई टेंशन नहीं लेना, अभी हम कराएंगे इसको सॉल्व, जो ये सब डिस्कस करेंगे हम दोबारा। अभी बाइनोमियल, हाइपरजोमेट्रिक, पॉइजन, नेगेटिव बाइनोमियल, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो जैम के सिलेबस में हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलो ठीक है, तो ये तो मैं बिना बाइनोमियल से किया, बाइनोमियल से कर लेते हैं। सो लाइक एक्स ही ले लो, लाइक कोई रैंडम वेरिएबल ले लो, क्या नाम दो, या तो एक्स वाई मार्क ले लिया, तो रैंडम वेरिएबल कुछ नया नाम ले लो, मान लो यू भी समथिंग। सो यू लेता हूँ नंबर ऑफ बॉल्स मार्क्ड एक्स, ठीक है। तो यहाँ u का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल कितना, सर डार्क कलर यूज कर लीजिए। हाँ ये इस पे नहीं हो रहा ना, यहाँ लिखता हूँ देखो। सो
पूछ रहा हूँ u जो रैंडम वेरिएबल है, u इज नंबर ऑफ बॉल्स मार्क्ड विथ x, मार्क्ड x, जिसको हमने मार्क किया x। देखो टोटल कितने बॉल्स आपने ड्रॉ किए? 6। सो नंबर ऑफ ट्रायल इज 6, नंबर ऑफ ट्रायल इज 6, तो n 6 हो गया यहाँ पे। तो u का डिस्ट्रीब्यूशन बोल, u रैंडम वेरिएबल ले रहा हूं मैं, सो u का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा 6 कॉमा, देखो जिन लोगों को अभी ये भी दिक्कत हो रहा है तो एक बार क्लास 12 के एनसीईआरटी के एग्जांपल से एक बार देखो, और ये सब फिर अभी आएगा जब जैम का स्टार्ट करूंगा तो ये सब क्वेश्चंस इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस फिर से आएंगे, तब मैं डिटेल में फिर से कराऊंगा। अभी क्लास 12 के बेसिस पे करा रहा हूँ, तो 12th का आपने ढंग से आपने किया है, पढ़ा है, तो आपको समझ आएगा। नहीं समझ आ रहा है तो आपको 12th क्लास का एक एक लाइन, एक एक एग्जाम्पल, एक एक्सरसाइज करने की जरूरत है। और शायद समझ इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि आपने किया नहीं है। अगर करके आए, अगर डाउट क्लास चल रहा है ना अभी, तो जो लोग करके आए उनको समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। जिनको समझ नहीं आ रहा इसका मतलब आपने 11 12 ठीक से किया नहीं है और अभी भी आपने रिवाइज नहीं किया है, ये भूल गए हो आप, तो आपको रिवाइज करने की जरूरत है। सो ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास 25 बॉल्स थे, 10x मार्क्ड, y 15y मार्क्ड, 6 बॉल्स आर ड्रॉन। सो u रैंडम वेरिएबल लिया मैंने, नंबर ऑफ बॉल्स मार्क्ड x, सो u इज बाइनोमियल 6 कॉमा। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्क्ड x बॉल इन वन ड्रॉ? सो इफ यू ड्रॉ 10 by 25। 10 by 25, यस, बाय मिस्टेक 15 मैंने भी कर दिया था। सो 10 by 25, ठीक है ना, 10 आउट ऑफ टोटल, तो 10 इज मार्क्ड x आउट ऑफ टोटल, सो टोटल आर 25 है इस एकदम। सो सिंपल, अगर मैं इसको ऐसे ना लिखता तो आप सिंपली आप करते, सो इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी u इज इक्वल टू, u रैंडम वेरिएबल है, u इज इक्वल टू कितना पूछा था इसने, ऑल विल बी मार्क्ड x, तो मतलब ऑल मतलब 6, तो ये तो है q की पावर, सॉरी p की पावर 6 हो जाएगा। तो p कितना था 10 by 25, तो इसकी पावर 6 हो गई। बाइनोमियल से कर लेते हैं। दूसरा, नॉट मोर देन 2 विल वेयर y मार्क। सो या तो एक नया नंबर v ले लो, चाहो तो v यू कैन अज्यूम कि नंबर ऑफ बॉल्स मार्क्ड y, ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ बॉल्स जिसको y मार्क किया गया है। तो v का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बाइनोमियल 6, 15 by 25। यस, तो v का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 6 कॉमा, अब देखो कि y मार्क्ड कितने हैं 15 आउट ऑफ 25, तो यस, तो 15 अपॉन 25, यहाँ स्पेस नहीं है तो चलो तत्काल तो हाँ यहाँ तक ठीक है। तो 6 अपॉन ये 6 कॉमा 15 अपॉन 25, 6 कॉमा मैं लिखता हूँ 15 अपॉन 25, सो इसके हिसाब से हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, सो यहाँ पूछा है कि नॉट मोर देन 2 विल वेयर y मार्क्ड, तो प्रोबेबिलिटी v क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2, है ना। सो नॉट मोर देन 2, नॉट मोर देन 2, 2 से ज्यादा नहीं, तो 2 या 2 से कम, 2 और लेस देन 2, सो 2 और लेस देन 2, तो ये इजी है। v 0 पे निकालो, देन v 1 पे, देन v 2 पे, ठीक। v का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 6, 15 by 25, फाइन। ऐसे ही तीसरा पार्ट, दिस प्रोबेबिलिटी यू कैन फाइंड, आपको पता है कि बाइनोमियल का पीएमएफ क्या है, एनसीईआरटी में भी लिखा है ना, एनसीआर p की पावर r q की पावर माइनस r r पे। सो नाउ सर फोर्थ भी बता दो आप, ठीक है, अच्छा चलो इतना कर दिए, एक और कर लेते हैं। एटलीस्ट 1 बॉल विल वेयर y मार्क, तो वही क्या ना, v मोर देन इक्वल टू 1, तो ये 1 माइनस कर लेना, v इज इक्वल टू 0। सीधा आते हैं फोर्थ पार्ट पे, ठीक है। फोर्थ पार्ट है द नंबर ऑफ बॉल्स विथ x मार्क एंड y विल बी इक्वल, ओके। सो अब आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी u इज इक्वल टू v, और कोई पॉसिबिलिटी है इसके अलावा? सर 3 ले लेंगे दोनों को। क्योंकि टोटल 6 आपने ड्रॉ किए और x मार्क्ड एंड y मार्क्ड विल बी इक्वल, तो मतलब कितने x मार्क वाले होंगे? यस, so obviously when x marked will be 3, then obviously y marked will also 3 obviously। तो जस्ट आपको ये करना है यहाँ पे
कि आपको एक फाइंड करना है, सो यू टेक u इज इक्वल टू 3, तो ऑब्वियसली v इज इक्वल टू 3, मतलब what is the probability of having 3 balls with marked x? हाँ बताओ। सो दिस प्रोबेबिलिटी इजी ना कि u बराबर 3 हो जाएगा, दिस इज सेम एज v बराबर 3। क्या प्रोबेबिलिटी इक्वल आएगी डिफरेंट आएगी? सब डिफरेंट आएगा ना 10 और 3। नहीं डिफरेंट नहीं आएगा, चेक करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ u3 एंड v3 इक्वल आएगा, इक्वल आएगी सर, 3.5 और 2.5 है ना प्रोबेबिलिटी इसमें। क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यस सर, नो डिफरेंस। यस सर। सो दे वांट टू से 3। पावर 3 3 हो जाएगी ना। सर प्रोबेबिलिटी 3 नहीं होगा क्या? हाँ फिर से बोलो। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ e इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल टू 3। नहीं, एक तो पहली बात एंड लिखा है, तो एंड में प्लस तो आने का सीन है नहीं। क्या लिखा है? एंड है, तो अगर होगा तो मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। हाँ सर। कभी भी एंड होगा तो मल्टीप्लाई होगा, और होगा तो प्लस होगा, एक चीज क्लियर है। यहाँ प्लस तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं? मैं भी सोच सकता था कि u इज इक्वल टू 3 एंड v इज इक्वल टू 3, बट एक्चुअली बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों का मीनिंग सेम ही है। जब u 3 है तो बाय डिफॉल्ट v इज आल्सो 3। when you are saying कि there are 6 balls you are drawing and you are saying 3 are marked x, तो indirectly you are again you are saying that 3 are marked y। समझ आ रहा है कि नहीं? तुमने 6 balls ड्रॉ किए और तुम कह रहे हो 3x मार्क्ड है, तो जो 3 बचे हैं वो क्या है? y मार्क है। तो सेम बात है, दे आर नॉट डिफरेंट थिंग, दे आर द सेम थिंग। सो इसमें जो पूछ रहा है बस u इज इक्वल टू 3 निकाल रहे हो, दैट इज सेम एज v इज इक्वल टू 3, दे आर नॉट डिफरेंट। आई मीन वो एक ही चीज है। तो ये नहीं भी लिखता तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब अगर ये नहीं लिखता फिर यहाँ लिखता देयर आर 3x मार्क्ड, मतलब ये है। सो द नंबर ऑफ बॉल विद x मार्क्ड इज 3, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट। सो अभी जो स्टेटमेंट गिवन है उसका इक्विवेलेंट है कि नंबर ऑफ x मार्क्ड एंड y मार्क्ड आर इक्वल, मींस 3 balls are x marked and this is same thing, 3 balls are y, both are same, so you don't have to multiply। so यहाँ सिंपली आप एक निकालो, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। So you find any one of them, both will have same answer। चेक करके देखो और मैच करो, आंसर्स मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्वेश्चन ये है। तो 6c3 10/15 रेज़ टू पावर 3 50, सॉरी 10/20, मेरी गलती हो जाती गलती से ना, 10 आउट ऑफ 25, 15 आउट ऑफ 25 रेज़ टू पावर 3। तो चेक करो कितना आएगा। 6c3 10 आउट ऑफ 25 एंड 15 आउट ऑफ 2 पावर 3 है। तो सिंप्लीफाई करके आंसर मैच करो, पीछे से मैच हो रहा नहीं हो रहा है ना। इस बुक में एनसीईआरटी में एंड में आंसर दिया होता है, यू चेक आंसर। एक बार मैच कर लो जस्ट फॉर कंफर्मेशन। ये 5 की पावर 6 हो गई नहीं नीचे लिखा मतलब। सो तो ये आएगा कुछ 4 इंटू 8 इंटू 27 अपॉन 625। देखो इस तरह कुछ आएगा, 4 इंटू 8 इंटू 27 अपॉन में 625। सर यस 854 अपॉन 3125। यस सर। आंसर मैच कर रहा है कि नहीं? मतलब ये एनसीईआरटी में ये आंसर कर रहा है। ठीक है करता सर जी। तो 13.5 में जो क्वेश्चन नंबर 15 में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, हाँ। उसमें भी ऐसा ही p और u वाला केस था, लेकिन उसमें एक ही ऑप्शन दिया आपको है। अच्छा अभी तो एंड में पूछना है इसके बाद, क्योंकि मैंने अभी क्या खोला हुआ है 13 पॉइंट, कौन सा खोला हुआ है ये 13.3 खुला होगा।
सो 5 पे जाने में टाइम लगेगा। तो तुम ये भी नोट कर लो, अभी ये क्वेश्चन जितने लिखे हैं सारे कर ले, उसके बाद पूछना तुम फिर से। ये कौन सी एक्सरसाइज 13.3 है ना, 5 पे जाने में टाइम लगेगा। सो विल चेक, ये देखें फिर इसमें टाइम जाना पड़ेगा। ये 5 13.4 है ये, इसकी बात कर रहे थे। Yes, sir. 15, तो ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो स्विमर होने की 4/5 है। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 4 आर स्विमर्स, तो इसका क्या मतलब है? ये तो सिंपल बाइनोमियल का हो गया। तो हाँ मतलब ये ना, जैसे मान लो 4 आर स्विमर्स, तो इसमें हिडन है कि ऑब्वियसली 1 इज नॉट स्विमर, यही मतलब है ना। तो दो ऑप्शन करेक्ट होगा ना, ए और सी। क्यों 2 ऑप्शन करेक्ट होगा? एक्चुअली व्हाट यू आर थिंकिंग, यहाँ पे बोला है 4 स्विमर्स है, सो इसका सेम मतलब है टोटल कितने बच्चे थे? 5, तो कितने नॉन स्विमर बचे? तो 4 स्विमर की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी 1 नॉन स्विमर के, और दोनों का आंसर सेम आएगा, और दोनों सेम आएगा। 2 अलग अलग आंसर क्यों आएंगे? ऐसा थोड़ी होगा कि 4 स्विमर है फिर 1 स्विमर हो गया, ऐसा नहीं है ना। यू चेक, ए और सी दोनों करेक्ट है ना। देख लेते हैं एक मिनट। सो लेट मी, अच्छा ओके, आप ये कहना चाह रहे हो लिखा हुआ ऐसे ही सेम ही है, हैं? सो 5C4 5C1 इक्वल इधर होता है। हाँ तो ऐसे तो इन्होंने ऐसे ही लिखा है कि दोनों ऑप्शन तो सेम, आंसर तो सेम ही आएगा दोनों का। सर आंसर तो सेम आएगा, लेकिन सर फर्स्ट वाले का मतलब यही है ना कि 4 स्विमर्स होंगे, और सी वाले का कि 1 स्विमर होगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पावर तो इसका 1 है, तो ऐसा तो नहीं है। अच्छा, नॉन स्विमर। हाँ, यहाँ तो एक नॉन स्विमर का निकाला, ये निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 नॉन स्विमर। दिस इज अगेन, तो वो सही कह रही है, सी द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज 4 स्विमर, और दोनों का आंसर सेम ही है। जब आप बोल रहे हो कि 5 लोगों में से 4 स्विमर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इनडायरेक्टली आप ये भी पूछ रहे हो कि एक नॉन स्विमर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो सेम बात है दोनों, दे आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। जब कोई बोल रहा है एक नॉन स्विमर है, तो आप इनडायरेक्टली ये भी कर रहे हो कि उसमें 4 स्विमर है, क्योंकि 5 लोगों की बात कर रहे हो आप, तो दे आर सेम थिंग। यस सर। सो ऑप्शन ए सी दोनों करेक्ट है। इसमें क्या दिया, ए दिया है। सर ऐसे तो 5C4 5C1 दोनों 1 ही होंगे, फिर तो बी भी करेक्ट हो जाना चाहिए। नहीं 5C4 5C1 5 आएगा। 5 होगा। ओह सॉरी, यस हाँ। यस। हाँ अगर वैसा होता तो करेक्ट होता, यस, बट वैसा नहीं होगा। हाँ ठीक है ना, 5C01 होता है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। सो या 5C51 होगा। ओके ठीक है, ऐसे ये भी सही ऑब्जर्वेशन था। सो हालांकि एग्जाम मुझे लगता है क्वेश्चन में सिर्फ एक ही आंसर दिया होगा, मतलब पीछे एक ही आंसर दिया होगा। यस सर, ए भी है। हाँ तो वो जो टीचर बनाया है ना, वो थोड़े वैसे ही है, जिसने क्वेश्चन बनाए होंगे, जिन्होंने आंसर लगाए हैं। तो हालांकि यहाँ पे मुझे लगता है उन्होंने गलती थोड़ा ये कर दिया टाइपिंग में, इसकी पावर 1 देना चाहते होंगे, इसकी पावर 1 इसकी पावर 4, बट वो इंटरचेंज कर दिया है तो सेम ही हो गया है, तो इसीलिए मुझे लगा गड़बड़ हुआ। ये कहना चाहते होंगे कि इसकी पावर 1 कर दो, 4/5 की पावर 1 और इसकी पावर 4, पर लिखने में गलती हो गई है। ठीक है, ऐसे आंसर दोनों सही है। ठीक है, ऐसे जैम में कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो मार्क्स टू ऑल का ऑप्शन होता है। जैसे अब क्या होगा, कुछ बच्चा ए लगाएगा, कुछ सी लगाएगा, तो उस केस में क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, जिसने कुछ नहीं लगाया तो उसको भी आंसर मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स टू ऑल हो जाता है। अगर क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई है तो मार्क्स टू ऑल होता है, चाहे जिसने ट्राई किया हो, नहीं ट्राई किया हो, जिसने आंसर टिक किए हो, नहीं किए हो, है ना। कई बार वो ये भी सोचते हैं, हो सकता है कुछ बच्चा ऐसा हो जिसको लग गया हो क्वेश्चन गलत है, उसने टिक ही नहीं किया, तो इसलिए सबको मार्क्स मिलते हैं। तो जैम में ऐसा होता है, तुम देखोगे कुछ पेपर जिसमें क्वेश्चन गलत थे तो वहाँ मार्क्स टू ऑल होता है, सबको मार्क्स मिलते हैं। अगर गलती कुछ हो गई क्वेश्चन में, तो लाइक दिस क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन जैम में आ गए तो मार्क्स टू ऑल होगा। एमसीक्यू है तो एमएसक्यू भी आता है, मोर देन 1 करेक्ट, तो वहाँ दोनों करेक्ट करना पड़ेगा, दोनों टिक करने पड़ेंगे। अगर जो मल्टीपल सेलेक्ट को, आपको पता है जैम का पैटर्न, तो जो 31 to 40 होता है उसमें मोर देन 1 करेक्ट भी हो सकते हैं, एक भी करेक्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन उसमें आता है तो फिर आपको दोनों टिक करने पड़ेंगे। एक टिक किया आपने तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, दोनों करने पड़ेंगे। ऑल करेक्ट चूज करोगे तभी मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज कोई पार्शियल मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके सो चलो वापस आते हैं उस पर। ठीक, तो ये ऐसे अच्छा पॉइंट है। कई बार हम गलती से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं कि u इक्वल इनटू दिस,
सो ध्यान समझना पड़ेगा आपको। ओके सो ठीक है ना, ये हो गया। अब बचा इसका दूसरा पार्ट। सो एक मिनट, तो ऐसा करते हैं, चलो ये रहेगा ना 6 वाला। ओके तो 6 वाले को सॉल्व करते हैं। तो 6 क्वेश्चन है, इन अ हर्डल रेस अ प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स। ठीक है, एक हर्डल रेस है, प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स। द प्रोबेबिलिटी दैट he will clear each hurdle is 5/6. What is the probability that he will knock down fewer than 2 hurdles? So पहली बात, टोटल 10 hurdles है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं यहाँ पे? 10 है ना, he has to cross 10 hurdles, तो नंबर ऑफ ट्रायल 10 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल 5/6। ठीक है, तो Q ऑब्वियसली 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ X जो मैं डिफाइन करूंगा कि नंबर ऑफ सक्सेस, मतलब जनरल सेंस में बाइनोमियल में क्या होता है, X का मतलब नंबर ऑफ सक्सेस, ट्रायल फिक्स रहता है बाइनोमियल में। सो नंबर ऑफ टाइम्स, सक्सेस का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ही क्रॉस, प्लेयर क्रॉस जो है हर्डल, या सक्सीड इन क्रॉसिंग हर्डल, समथिंग लाइक दिस। सो x की पॉसिबल वैल्यूज आप जानते हैं क्या होती है, ये फिक्स है ना, 0 से लेके 10, मतलब ये सपोर्ट है, लाइक ये सपोर्ट बोलना चाह रहा हूँ, x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज ये है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन, मतलब वो गिर जाएगा नहीं, ये बोला गया ना कि ही विल नॉट बी एबल टू क्रॉस, नॉक डाउन मतलब ये हुआ ना, फीवर देन 2 hurdles, he will knock down fewer than 2 hurdles, मतलब क्या हुआ, हाँ लेस देन 2 hurdles ना, दूसरे हर्डल से पहले शायद, हाँ लेस देन 2 लेस देन 2 है ना, हाँ लेस देन 2, मतलब हाँ दूसरे हर्डल पे करना, मतलब x इज लेस देन 2। ठीक है ना, सो वो 2 से पहले ही फेल हो जाएगा, मतलब दूसरे हर्डल से पहले ही फेल हो जाएगा, 2 हर्डल्स। सो लाइक इसका क्या मतलब हुआ, लेस देन 2 का मतलब इसमें क्या क्या वैल्यू आएगी, 0 एंड 1, और आप जानते हो बाइनोमियल में 0 पे आता है NC0, NCR को इस तरह लिखूंगा मैं, सो NC0 P की पावर 0 Q की पावर n, n यहाँ पे क्या है, पुट कर लेना, चलो यहाँ वैल्यू तो लिखी हुई है, ये सब लिख लेना, प्लस NC1 P की पावर 1 Q की पावर n-1, तो फाइनली ये आ गया कि NC0 तो तुम्हारा 1 होता है, सो 1 Q है तुम्हारा 1/6, तो 1/6 और n है 10, एंड प्लस NC1 n होगा, n तुम्हारा है 10, और P है तुम्हारा वो 5/6, एंड ये है 1/6 की पावर 9। ठीक है, ये आंसर होगा। देखो सर ऐसे ही किया था लेकिन आंसर कुछ और है। क्या है आंसर बताओ, 5 की पावर 10/2 into 6 की पावर 9। हाँ इसको सिंप्लीफाई किया होगा, दिखाओ। 5 की पावर 10 क्या आंसर है, 5 की पावर 10/2 into 6 की पावर 9। एक मिनट, 5 की पावर 10 इंटू अपॉन अपॉन 2 into 6 की पावर 9। कोई बात नहीं, इसको सिंप्लीफाई करके देखो जी, चलो सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वो वही आएगा, सिंप्लीफाई करो, आना वही चाहिए, आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे, है ना, हाँ चेक करके देख लो एक बारी। सो आपको ट्राई करना है, सो व्हेन यू ट्राई, ठीक है ना, इसमें क्या करो, कॉमन ले लो, तो पहले तो डिनोमिनेटर में जो है 6 की पावर 10 है, पहले तो डिनोमिनेटर में 6 की पावर 10 है पहले, ऊपर है 1 प्लस ये है 10 into 5, ठीक, चेक कर लो, सो क्या हो गया, ये हो गया 51 टोटल ना, 51/6 की पावर 10। एक मिनट में क्या कर दिया, नहीं, तो हमें क्या करना था,
अच्छा अच्छा अच्छा, हमने तो मेरी तरह तुम लोग भी इंग्लिश कमजोर है एक्चुअली। सो इसका क्या मतलब हुआ सर हाँ सर इसका ये मतलब तो नहीं कि 2 ही को गिराएगा बाकी 8 कर देगा पूरे? हाँ यही बोल रहा हूँ कि मेरी तरह तुम्हारी भी इंग्लिश कमजोर है। बोला नॉकडाउन मतलब फेल। यस सर, मेरे बस ये नॉकडाउन में हाँ क्या मीनिंग है इसका, यही हाँ ये मुझे भी यही दिक्कत हुआ। सो एक्चुअली नॉकडाउन का मतलब है फेल होना। सो क्रॉस कर पा रहा मीन्स सक्सीड। सो नॉकडाउन इज वर्ड, थोड़े से डिफिकल्ट इंग्लिश में चला गया ये, सिंपली लिख देता ही कुड नॉट क्रॉस, है ना, लेस देन 2। सो फेल हो जाएगा लेस देन 2 में, मतलब 8 या सक्सेस हो जाएगा वो नॉकडाउन होने वाला। हाँ, या तो उल्टा कर दो इसको तुम कि मैं ये ले लूं नंबर ऑफ टाइम ही नॉकडाउन, मतलब यहाँ पे लिख दूं नंबर ऑफ टाइम ही, मैंने सक्सेस उसको लिया है, तुम उल्टा कर दो। तो एक्चुअली यहाँ इंग्लिश समझने में दिक्कत हुई है, इस नॉकडाउन को समझने में दिक्कत हुई है। यस सर। तो ये उल्टा हो जाएगा एक्चुअली, क्यू की जगह पी, पी की जगह क्यू कर दो यहाँ पे। सो लाइक मैं दोबारा करता हूँ, देखो। सो मैं इसको ऐसे लेता हूँ, नंबर ऑफ टाइम्स ही और सी मान लो, ही नॉकडाउन। तो नॉकडाउन का मतलब कुड नॉट, कैन नॉट क्रॉस, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। सो ये फेल वाला हो गया, सो कैन नॉट क्रॉस। सो यहां पे क्या होगा, ठीक है ना। तो अब देखो, सो अब यहाँ P की जगह Q कर लो, Q की जगह P कर लो, ये Q हो गया, ये तुम्हारा P हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने सक्सेस बदल दिए, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। पहले सक्सेस क्रॉस करना था, तो P जो होती सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थी, अब मैंने सक्सेस को चेंज कर दिया, नॉकडाउन को सक्सेस मान लिया, मतलब वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, वो मेरा सक्सेस है। मतलब अपने तरफ से डिफाइन करना था, मैं यहाँ x में जिसको इन्वॉल्व कर रहा हूँ वो सक्सेस है। सो x में इन्वॉल्व कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टाइम ही नॉकडाउन। तो नॉकडाउन मतलब तो क्रॉस नहीं कर पाएगा, मतलब नॉकडाउन मतलब वो हुआ क्रॉस नहीं। तो P हमारा हो गया 1/6, Q हो गया 5/6, अब ठीक इस तरह से। सो यहाँ पे क्या होगा कि लाइक Q दिस ना, डाउट नहीं करना। सो Q P फेल होने का, Q क्रॉस करने का, तो अब पुट कर लो। तो यहाँ पे अब तुम्हारा ये होगा। सो अब यहाँ चेंज हो जाएगा तुम्हारा बस कि PQ चेंज हो जाएंगे। सो फिर से NC0 मतलब सीधा Q की पावर लिख लो, n Q की पावर 10, और यहाँ हो जाएगा 10 टाइम P की पावर 1 Q की पावर 9। करो अब। सो नॉकडाउन की प्रोबेबिलिटी है 5/6, सॉरी नॉकडाउन कह रहा हूँ, नॉकडाउन की है 1/6, मतलब क्रॉस करना इज नॉट नॉकडाउन, इसका अपोजिट है। ये नॉकडाउन इज अ नेगेटिव वर्ड एक्चुअली। तो ठीक है, हो जाएगा, अब आपका आंसर मैच करेगा। सो ये थोड़े इंग्लिश में ना यहाँ पे चाहिए, हाँ अब आएगा। सो दिस प्लस 10 टाइम 1/6 5/6 की पावर 9। ठीक है ना। तो यहाँ नॉकडाउन की प्रोबेबिलिटी जो थी वो थी 1/6 ईच ट्रायल में, क्रॉस करने की 5/6 है, तो नॉकडाउन की 1/6 है। चलो ठीक है, वो वर्ड का बस प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये कह रहा है कि इफ अ लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द चांस इट विल कंटेन 53 ट्यूसडे। तो ये तो कई बार किया होगा। सो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 336। तो इसको वीक में डिवाइड करो, 7 इंटू व्हाट? 50। फिर हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज? 2 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। तो देखो 366 डेज हैज 57 वीक्स, तो इसका मतलब हो गया 7 वीक कह रहा हूं, 7 डेज 1 वीक में होता है, तो ये हो गया 52 वीक्स, है ना। सो 52 वीक तो ऑलरेडी है,
तो 52 ट्यूसडे तो कंफर्म है, कोई डाउट तो नहीं है ना उसमें। अब ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन है ना, ये 2 एक्स्ट्रा डेज हैं, मतलब 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज। अब यही 2 एक्स्ट्रा डेज डिसाइड करेगा कि कितने ट्यूसडे होंगे, 52 ट्यूसडे होंगे या 53 ट्यूसडे होंगे। सो ये 2 एक्स्ट्रा डेज क्या क्या हो सकता है बताओ, क्या क्या पॉसिबल? संडे, मंडे, ट्यूसडे। यस यस यू आर राइट। सो सिंपल कि संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ऐसा 42 हो जाएगा सर, बहुत हो जाएगा। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो तुम, सर इतने ही होंगे। इतने ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। वो 2 कंसेक्यूटिव डे है, ये 2 आखिरी दिन है। यस सर, यस। तो आखिरी के 2 लगातार दिन हैं, ये 2 लगातार आखिरी के 2 दिन हैं साल के। तो ये साल के आखिरी 2 दिन या तो सैटरडे संडे होंगे लगातार, या संडे मंडे होंगे, या मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे आ गया। तो यही पॉसिबिलिटी है बस। कितने आ गए? 7 आ गए ना। अब बताओ, ये तुम्हारा सैंपल स्पेस है एक्चुअली अभी, क्योंकि 52 ट्यूसडे तो फिक्स है ही, 52 ट्यूसडे तो होना ही है। 52 तो 7 दिन में से कोई भी दिन लो, 52 तो पक्का ही है। अब इस 2 डेज जो एक्स्ट्रा है, इस 2 डेज में जो भी डेज आएंगे दैट विल बी 53, राइट। तो हर लीप ईयर में क्या है, मतलब लाइक कोई सप्ताह के 2 दिन है जो 53 टाइम आया होगा, अब बाकी 5 दिन है जो 52 टाइम आया होगा, यही मतलब है ना। सो अब ट्यूसडे के बारे में डिसाइड करना, बताओ ट्यूसडे का फेवरेबल आउटकम कितने हैं इसमें? सर उसका 2/7 हो जाएगा। Yes, yes, you are right. Simply the Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday. These are 2 favorable outcome. ये जो पूछा गया है उसका फेवरेबल आउटकम है ये। इसमें कोई बेस थ्योरम, कोई मैनुअल नहीं लगाना, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ऐसे तो। सो लाइक टोटल 52 वो तो था ही, तो ये 2 एक्स्ट्रा डेज डिसाइड करेगा, 2 आउट ऑफ 7, दिस इज आंसर। ठीक है ना। तो ये तो आप लोग जानते हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्लास 10th के एनसीईआरटी में भी आता है, क्लास 10th का एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे वहां भी है, क्योंकि मैं बहुत साल 9th 10th भी पढ़ाया हूँ, 11th 12th भी पढ़ाया हूँ बहुत सालों तक, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इन चीजों का भी। तो ये क्लास 10th के एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन ये। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? इन अ गेम अ मैन विन्स अ रूपी फॉर अ 6 एंड लूजेस अ रूपी फॉर एनी अदर, मतलब डाई का गेम है ना, व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन। ओके, सो अगर 6 आया, उसने थ्रो किया डाई को, 6 आया तो 1 रुपये मिला, 1 2 3 4 5 इनमें से कोई भी एक आउटकम आया तो वो 1 रुपये हारेगा। सो द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस बट to quit as and when he gets a 6. So वो थ्रो करेगा डाई को 3 बार, मैक्सिमम 3 बार करेगा, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि 3 बार से पहले जिस टाइम भी 6 आ गया गेम वहीं खत्म। तो अगर पहली बार में 6 आ गया वो स्टॉप कर लेगा, क्विट कर देगा गेम को। दूसरी बार में 6 आया तो वहां क्विट कर देगा, फिर तीसरी बार में 6 आया वहां क्विट कर देगा। एक बार भी 6 नहीं आया तो भी वो थर्ड टाइम में जाके उसके बाद क्विट कर देगा, थर्ड थ्रो के बाद। ठीक है, तो फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विंस और लूजेस। अब यहां थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन होता है एक्चुअली, जैसे क्या है फाइंड द एक्सपेक्टेड, मतलब कंफ्यूजन मुझे इस सेंस में होता है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट ही विंस और लूजेस। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा है अमाउंट में नेगेटिव कंसीडर करूं कि नहीं करूं। आई मीन जैसे इसने कर दिया ही विंस और लूजेस, तो मेरा क्वेश्चन ये है जैसे 1 रुपए जीता और 1 रुपए हारा, so 1 win और 1 lose, will you consider both as different outcome or same outcome, मतलब same value of random variable, like x, मैं x ले रहा हूं, देखो फिर से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, so like what I'm considering, x is, this is a random variable, the amount he wins or loses। अब मेरा क्वेश्चन ये है जैसे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 लिख रहा हूं मैं, तो मैं इसमें क्या कंसीडर करूंगा कि सिर्फ 1 रुपए जीता या हारा दोनों कंसीडर करूंगा, क्या करूंगा? सर जीता।
So means देंगे सर? when they lose, you want to consider this? है ना? यस सर। चलो इसी को लेकर चलते हैं। अब आंसर देखेंगे वो कैसे कंसिडर किया है, ठीक है? तो अभी ये डिसाइड करते हैं हम लोग कि कैसे इसको प्रोसीड करना है। मतलब ये बताना जो कई बार अपनी थॉट प्रोसेस होती है उसके हिसाब से मुझे डाउट है, हो सकता है आपको डाउट ना हो यहाँ पे। मतलब इंग्लिश के सेंस में बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कि इसको लाइन को कैसे तुम समझ रहे हो वो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट विंस और लूजेस। सो राइट, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि विन को +1 लिखूँ, 1 रुपये जीता, तो 1 रुपये हारा तो मैं -1 लिखूँ, एक ये का तरीका है। या सिर्फ 1 रुपये जीते या हारे मैं एक ही आउटकम कंसीडर करूँ। मतलब अगर x=1 लिख रहा हूँ तो 1 विन की प्रोबेबिलिटी और 1 लूज की प्रोबेबिलिटी ऐसे कंसीडर करूँ या अलग अलग लिखूँ, तो ये ठीक है, अलग अलग करते हैं। सो इसमें तुम्हें क्लियर रखना चाहिए, इनको भी क्लियर रखना चाहिए था। सो हालांकि जनरल सेंस में क्या होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए कि जो हारा वो नेगेटिव में लो और जो जीता वो पॉजिटिव में लो, ऐसे ही होना चाहिए। यस तो यही ठीक है जनरल पर्सपेक्टिव में। ओके, सो अभी हम एक ठीक आप समझ आ रहा हो आपको। तो पहले डिसाइड कर लेते हैं क्या क्या हो सकता है। पहले तो ये बताओ मुझे कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है। फाइन, चलो पहले वो डिसाइड कर लेते हैं। तो उससे पहले ओके, अभी मैं क्या डिसाइड कर रहा हूँ कि x की वैल्यूज क्या क्या आ सकती है। उसको हम प्रोबेबिलिटी के सेंस में सपोर्ट बोलते हैं या रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल। नहीं, सर 1 तो 3 और -1 हाँ ओके -1 4 आ सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन एक्सपेरिमेंट। तो पहली बार उसने थ्रो किया, मान लो 6 आ गया, तो क्या होगा? he wins a rupee. Wins a rupee. Fine, okay, this is a one case. Now I'm coming another case. He started, first is not 1 not 6, 6 आउटकम नहीं आया, and second 6 है, तो क्या होगा? 0. Yes, so 0. And the third case is when he gets 6 he quit. तो अगला थ्रो करेगा ही नहीं, पहला मैंने लिखा कि 6 आया तो गेम स्टॉप। दूसरी बार, पहले बार 6 नहीं आया, दूसरी बार में 6 आया, सो अगेन आफ्टर गेटिंग 6 गेम स्टॉप। तो -1 +1 ऐड हो गया। अब पहली बार में 6 नहीं आया, दूसरी बार में 6 नहीं आया, तीसरी बार में 6 आया, -1. ठीक है, ही लूजेस 1। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है। तीसरी बार के बाद वो ऐसे ही क्विट, नहीं एक और होगा ना, एक बार भी नहीं आया, फर्स्ट टाइम नॉट 6, सेकंड टाइम भी नॉट 6, थर्ड टाइम भी नॉट 6, -3। अब और कोई केस नहीं होगा। आई थिंक दीज आर ओनली 4 केसेस, ठीक। सो ये जो मैं डिसाइड कर रहा था अभी, दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल और सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल। सो अब मुझे क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने से पहले मुझे उसकी सर उसने डाई तो 3 बार ही थ्रो किया है ना, तो फिर 4 बार ऐसे नहीं आप समझे नहीं, 3 बार ही थ्रो किया। जैसे अब केस समझो फिर से, वो कहा कि 3 बार थ्रो करेगा, लेकिन जब भी 6 आ गया वो स्टॉप कर देगा। तो हमने स्टार्ट किया पहला केस कि उसने पहली बार थ्रो किया और 6 आ गया, तो उस सिचुएशन में कितना अमाउंट विन और लूज होगा? यस सर 1। सेकंड केस, पहली बार में 6 नहीं आया, दूसरी बार में 6 आया, फर्स्ट टाइम नॉट 6, सेकंड टाइम 6 आया, यस सर 0। थर्ड केस आया कि फर्स्ट टाइम 6 नहीं आया, नॉट 6, सेकंड टाइम नॉट 6, थर्ड थ्रो में 6 आ गया, यस सर -1 है ना, -1 +1 ऐड कर देंगे तो -1 बचा। एक केस और भी तो है कि नॉट 6 नॉट 6 नॉट 6, 3 बार फेंकेगा, उसने डिसाइड किया था 3 बार ही फेंकेगा, उससे ज्यादा बार नहीं फेंकेगा। यस सर तो एक बार भी 6 ना आए, नॉट 6 नॉट 6 नॉट 6। सो अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। ओके, सो लेट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ +1। बताओ, 1/6. जस्ट 1/6 बिकॉज वो फर्स्ट टाइम थ्रो किया 6 आ गया। दिस x 0 1/3 so 1/6 so probability of getting 6 in the first throw and not 6 in the not 6 in the first throw, इसको तो डिटेल में लिख देता हूँ। probability of getting 6, so ये just एक थ्रो में, तो ये 1/6 था। here in the first throw he is not getting 6 and in the second, multiply कर रहा हूँ, and means multiply, so and in the second throw he is getting 6। अब बताओ, 5/3. सर 5/6 into 1/6 yes, so when you have two consecutive throw, end होगा obviously, first and thing, end means multiplication, so first throw he is not getting 6,
second throw he is getting 6, then in that case he have 0 degrees. अब next outcome था -1, तो इसका ये था कि in the first throw he is not getting 6, second throw and और होगा तो प्लस होगा, एंड में मल्टीप्लाई होगा, so not 6, थर्ड थ्रो में भी, अच्छा थर्ड थ्रो में 6 आ जाएगा, so he is getting 6 in the third throw. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम नॉट 6, सेकंड टाइम नॉट 6, थर्ड टाइम 6 आ गया. सो बताओ कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 25/216. सो सिंपल 5/6 5/6 into 1/6, तो ये तो हो गया था 5/36, ये हो गया 25/216. अब अगला केस है कि when x is -3, सो ये कब ऐसा होगा? नॉट 6 नॉट 6 नॉट 6, एक बार में 6 नहीं आया, फर्स्ट थ्रो में नॉट 6 एंड सेकेंड थ्रो में ही इज नॉट गेटिंग 6 एंड इन द थर्ड थ्रो ही इज नॉट गेटिंग 6, है ना, वेरी बैड लक. सो इन दैट केस 125/216. सिंपल 5/6 5/6 5/6, सो टोटल 125/216. सो अब ये हमारा पास आ गया, इसको बोलते हैं 12th क्लास के वर्ड में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हायर क्लास के सेंस में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ आ गया. सो यस सर, अब हो जाएगा. अब तो इजी हो गया ना कि x यस सर. और px, तो बस अब कर लोगे, मीन निकाल लोगे आप. सो 0 नहीं, ऐसा उल्टा -1 0, अरे यार क्या, +1 0 -1 -3. सो ये था 1/6, दिस वाज 5/36, दिस वाज 25/216 and this was 125/216. अब हो जाएगा, मीन निकालना था, एक्सपेक्टेड वैल्यू मींस मीन निकालना है, तो x into px मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे. ठीक, कोई डाउट किसी को इसमें? तो मेरा डाउट भी क्लियर हो गया इसमें, कि जो शुरू में मैं कह रहा था मुझे कंफ्यूजन रहता है कि लाइक डाउट माय अमाउंट, तो इसमें ये रहा कि हम लूज को माइनस लेकर चलेंगे और विन को प्लस लेकर चलेंगे. शुरू में ये मुझे स्टार्टिंग में डाउट हुआ जब क्वेश्चन पढ़ रहा था मैं, कि इसमें बोला अमाउंट ही लूज और विन, तो मैं सोच रहा था लूज वाले को प्लस में लूँ माइनस में लूँ, तो मतलब यहाँ से ये समझ आया कि ओके लूज यू टेक नेगेटिव एंड विन यू टेक पॉजिटिव. ओके, चलो ये कह रहा है कि फिर से ये क्वेश्चन जहाँ में आया हुआ है. एक्चुअली पहले क्या था ना, 2015 से पहले, 2015 के बाद ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो गया और 15 के बाद पैटर्न कॉमन है. 15 से जो पैटर्न स्टार्ट हुआ अभी तक वही पैटर्न है कि लाइक जैम का जो पैटर्न आप लोगों को पता ही होगा कि टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, तो उसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, है ना, MCQ, MSQ, NAT. इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन है, इसमें 1 तरह के हैं, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन है. सो इसमें 1 मार्क्स वाले होंगे, 2 मार्क्स वाले होंगे, इसमें सारे 2 मार्क्स वाले होंगे, इसमें 1 मार्क्स वाले होंगे, 2 मार्क्स वाले होंगे. अब इसमें 1 मार्क्स वाले कितने, 10 क्वेश्चन होंगे. सो 1 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन होंगे. तो ये हो गया 1 मार्क्स वाले 20, 2 मार्क्स वाले 10, 2 मार्क्स वाले 10 होंगे, 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन होंगे और यहाँ 10 क्वेश्चन होंगे. तो ये हो गया तुम्हारा पैटर्न. तो ये पैटर्न 2015 में आया था और अभी तक यही चल रहा है, अभी तक तुम्हारा भी यही होगा. सो ये पैटर्न अभी तक रहा है. अब क्या है, 2015 से पहले क्या होता था, तो हर बार पैटर्न चेंज होता रहा है. 14 में कुछ और पैटर्न था, 13 में कुछ और था, 12 में कुछ और था. तो जो IIT ऑर्गेनाइज करते थे वो अपने तरीके से एग्जाम लेते थे और सब्जेक्टिव भी आते थे. 2015 से पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, लाइक पूरा ऑफलाइन एग्जाम था, ऑनलाइन भी. हाँ सर ये तो 90 ही हो रहा सर. क्या 90 हो रहा, मतलब 90 हुआ? सर 2 मार्क्स वाले 20 आते हैं, 1 मार्क्स वाले 10 आते हैं. अरे यहाँ मैंने गलती कर दिया फिर से, यहाँ एक मिनट जाओ, 20 10 नहीं 30. सर, MCQ में. ओ अच्छा, यहाँ मैंने गलती कर दी, एक मिनट, मार्क्स 90 हो गए. हाँ तो यहाँ मैंने गलती कर दिया, 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन. अच्छा ठीक है, अब ठीक है. अब देखो मार्क्स सही ना, 60 क्वेश्चन 100 मार्क्स, फाइन. यस सर. 1 मार्क्स 10 क्वेश्चन, 2 मार्क्स 20 क्वेश्चन, 2 मार्क्स 10 क्वेश्चन, 1 मार्क्स 10 क्वेश्चन, 2 मार्क्स 10 क्वेश्चन. टोटल क्वेश्चन 20 10 30 40 50 60 हो गया और मार्क्स. ठीक है. अब हाँ, सो इस तरह ये पैटर्न था और ये ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुआ था 2015 में.
उससे पहले ऑफलाइन होते थे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो आपने जो भेजा था 2005 से जो क्वेश्चन का पीडीएफ भेजा था, वो वाले क्वेश्चन हमको अप्रोच नहीं करनी चाहिए ना? ट्राई उसका दो, अप्रोच अलग होता है। प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, क्योंकि हाँ जैसे 15, क्योंकि उसमें क्या है पहले 12 नंबर के एक क्वेश्चन आते थे, 2005 में स्टार्ट हुआ फर्स्ट टाइम। जी सर, वही बता रहे हो ना, उसका पढ़ने का अप्रोच अलग रहता है, उसका करने का अप्रोच अलग। यस यस, तो इसमें क्या थे कि लाइक 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते थे और 14 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते थे। 30 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन हो गए और यही 100 मार्क्स के थे। तो ये तो कोई 1 मार्क्स का, कोई 2 मार्क्स का होता था, और ये कोई क्वेश्चन 9 मार्क्स का, कोई 12 मार्क्स का, कोई 14 मार्क्स का, ऐसे होते थे। तो देखोगे एक क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप सीखने के लिए ट्राई कर सकते हैं ना। अब क्या करेगा, उसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो तोड़ तोड़ के बनाएगा, मतलब बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं देगा अभी जो पैटर्न है, क्योंकि उसमें 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 3 घंटे में। पहले क्या था 29 ही अटेम्प्ट करने होते थे, 2005 से 14 तक जो पैटर्न था उसमें अराउंड 29 क्वेश्चन ही थे जिसको अटेम्प्ट करना था। सो ये पैटर्न रहा है। तो ऑनलाइन किससे स्टार्ट हुआ है अभी, ये थोड़ा तो कहना मतलब इस तरह के क्वेश्चंस पहले इसमें आए हुए हैं। मैथ का 30% रहता है, वो जो आपने बताया, ये जो नीचे लिखा 5 तरह से आता है, हर तरह से 30% मैथ का आएगा। हाँ, इसी में मिक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, तो इसमें 3 क्वेश्चन मैथ के होंगे। यस यस, 3 क्वेश्चन मैथ के 7 स्टैट्स के होंगे। इसमें 6 क्वेश्चन मैथ के 14 क्वेश्चन स्टैट्स के होंगे। इसमें भी 3 क्वेश्चन मैथ के 7 स्टैट्स के होंगे। इसमें 3 क्वेश्चन मैथ के 7 स्टैट्स के, यहाँ भी 3 क्वेश्चन मैथ के 7 स्टैट्स के, ऐसे होंगे। सर हर साल पूरा इस तरह रहता है। ये 40 पहले 40-60 था, ये 30 अच्छा फिर यहाँ भी क्या है, जो 30-70 का रेशियो है अभी आया है 2022 में, पहली बार हुआ है। 22 और 23 में ये 2 एग्जाम हैं जहाँ पे पैटर्न था, क्या पैटर्न है 70-30 का। ओके, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, इन सब में 40-60 का रेशियो था। मैथ्स 40% है, स्टैट्स 30%, सॉरी 60% है। अभी 22 में इन्होंने पैटर्न इंप्रूव किया, तो अब स्टैट 70% है, मैथ्स 30% है। पहले 40-60 का रेशियो है, तो 15 से लेके 21 तक 40-60 था मैथ्स स्टैट्स, अब है 30-70 है। तो ये पैटर्न 22 में आया है, मतलब ये 70 वाला, ठीक है ना। मतलब क्या मतलब 2022 से 2023 यहाँ था 30-70 का रेशियो मैथ्स स्टैट्स का, कि मैथ्स पोर्शन 30%, स्टैट्स पोर्शन 70%। उससे पहले 2015 से 2021 तक 40-60 का रेशियो था। तो इसमें क्या हो रहे थे, मैथ्स वाले ज़्यादा जा रहे थे लोग, ये शायद ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्योंकि 40 मार्क्स पे टॉप 30 में रैंक आ जाते हैं। अगर 40 मार्क्स तुम 100 में ले आओ तो 40 मार्क्स पे अराउंड कट ऑफ किस तरह आ जाता है? मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे इस बार फर्स्ट रैंक था 59 मार्क्स पे, ठीक है। अभी जो इस साल का पेपर है हमारे यहाँ से 55 मार्क्स लाया था सेकंड रैंक वाला, तो सेकंड रैंक उसका था 55 मार्क्स थे। 40 मार्क्स जिसके हैं उसके मार्क्स अराउंड रैंक है 20 इस बार का बताओ 23 में। जिसके 40 नंबर है उसके रैंक है अराउंड 22 के बीच में, 20-25 के बीच में लगा लो, ये रैंक है। तो 100 में से तुम 40 ले आते हो। तो पहले क्या हो रहा था कि मैथ्स वाले बच्चे ज़्यादा जा रहे थे, मैथ्स से आए वो स्टैट्स अगर कोई छोड़ के, जैसे हम लोग भी उन्हीं में से बच्चे हैं कि स्टैट्स अगर इग्नोर भी कर देंगे ना, कोई बच्चा कर देता है, सिर्फ मैथ क्वेश्चन करेगा तो भी वो उसका एडमिशन हो जाएगा आईआईटी में। पहले ऐसे होते थे 22 से पहले। तो उन्होंने फिर क्या किया 30-70 कर दिया, तो थोड़ा मैथ वालों के वो बढ़ गए वेटेज, स्टैट्स वालों के वेटेज बढ़ गए। तो इस तरह से स्टिल कोई अगर कैटेगरी का बच्चा है, तो जैसे मान लो कोई ओबीसी वाला है 200 रैंक तक भी लाता है, तो कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा किसी एक आईआईटी में, रैंक 200 तक। और 200 रैंक लाने में कितने मार्क्स चाहिए तुम गेस करो। किसी बच्चे का इस बार 200 रैंक है, कितने मार्क्स है उसके? 10। नहीं 10 इतना भी कम नहीं है, 15-20 के अराउंड हो। हाँ, सो 15-20 नंबर होंगे, 15 से 20 के बीच। ओबीसी का बच्चा होगा तो 20 से ज्यादा मार्क आएगा तो हो जाएगा। यस, तुम अगर 25 नंबर भी ले आए 100 में से ना जैम में, तो तुम्हारा एडमिशन आईआईटी में हो जाएगा। ये है। सर फिर रिजर्वेशन कब पता होगा? रिजर्वेशन कब पता होगा? यस सर। नहीं, रिजर्वेशन एडमिशन में होती है, उससे पहले कोई रिजर्वेशन नहीं है। जैम में अगर किसी का कोई ओबीसी का बंदा है, मतलब रैंकिंग में कोई और रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन एडमिशन में है। मैं कैसे बताऊं? सर अल्टीमेटली जब रिजल्ट आता है तब क्या इस तरह कब आता है कि जनरल का एक कटअप आता है? नहीं, हाँ कट ऑफ ऐसा होता है कि जनरल में क्वालिफाई करने के लिए इस बार अराउंड कितने थे, अब मुझे देखना पड़ेगा एक बार स्कोर कार्ड किसी बच्चे का। तो इस बार का अगर मैं स्कोर कार्ड किसी का देखूं, सो मैं बताता हूँ कट ऑफ कितना था। जो रैंक बनते हैं उसमें कैटेगरी का कोई रोल नहीं है, मतलब रैंक मार्क्स के आधार में बनते हैं। जो रैंक बनते हैं वो मार्क्स के हिसाब से बनते हैं।
जैसे AIR1 इस बार जो है वो कितने मार्क्स पे है, 59 पे है ना, AIR1 है। तो उसने कुछ नहीं देखा किसका रैंक, कैटेगरी क्या है, जिसका हाईएस्ट मार्क्स आया वो रैंक 1 है, ठीक है। उससे कम मार्क्स जिसका आया रैंक 2 है, उससे कम मार्क्स, तो रैंकिंग तो हो गई मार्क्स के हिसाब से, ठीक है ना। यहाँ कोई वो नहीं है। जब एडमिशन होगा तो रैंक होगा, जब एडमिशन होता है तो वहां रैंक, सॉरी वहां कैटेगरी मैटर करता है। तो एडमिशन में क्या है, जैसे बॉम्बे में क्या है, 50 रैंक से नीचे वाले को IIT बॉम्बे मिलेगा, जबकि ओबीसी में 150 लगा लो, मैं थोड़ा वो करके बता रहा हूँ, हालांकि 170 180 वालों का एडमिशन बॉम्बे में हुआ है ओबीसी का रैंक, तो 150 रैंक तक ओबीसी में रैंक 150 तक है, ये रैंक की बात कर रहा हूँ। 50 रैंक तक जनरल का एडमिशन होगा बॉम्बे में, ये है। SC ST है तो 500 लगा लो, 500 1000 तक एडमिशन हो जाता है SC का, इस तरह से। IIT बॉम्बे की बता रहा हूँ, बाकी IIT का नहीं। तो इस तरह से है, ST है 2000 तक लगा लो, PWD है 3000 तक लगा लो, इस तरह से। तो एडमिशन में कैटेगरी, जनरल वालों का तो एक जनरल वाले बच्चे को 120 रैंक आएगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, एडमिशन नहीं हो पाएगा। हाँ उसका वो शायद ही कम चांस होगा कहीं पे होने, NIT मिलेगा फिर उसको, IIT नहीं मिलेगा। सर जो IIT है जैसे कानपुर भी है और बॉम्बे भी है, तो मतलब जनरल वाले को कौन से रैंक तक मिल जाता है, कोई भी IIT? आप इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप IIT JAM की वेबसाइट पे जाओ, IIT JAM 2022 गूगल पे टाइप करो, उसमें जब, अच्छा मैं दिखाई देता हूँ, तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, देखो मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। जैसे तुम्हें ये सब वेबसाइट पे अपडेटेड है, सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे है। मैं यहाँ क्या टाइप करूंगा, तुम्हें देखना है कि कहाँ तक पिछले साल किस रैंक तक एडमिशन कहाँ हुआ है, सारा अपडेट है वेबसाइट पे। तुम क्या टाइप करो, IIT JAM 2022 कराया था रुड़की ने, तो jam.iitrudki.ac.in। सो ये है JAM 2022 की वेबसाइट। अब तुम यहाँ पे जाओ, तुम्हें क्या चाहिए, देखो यहाँ सारा होगा, यहाँ देखो तुम्हें क्या चाहिए, 4th एंड फाइनल एडमिशन लिस्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, ये तुम डाउनलोड करना आराम से घर पे। 4th एंड फाइनल एडमिशन, जो लास्ट एडमिशन लिस्ट था उसको डाउनलोड किया मैंने, इसमें ये बताएगा कि किस रैंक तक किस IIT में एडमिशन हुआ है। सो देखो यहाँ पे तुम्हें कौन से कोर्स चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का, तो स्टैटिस्टिक्स में देखो पहला स्टैटिस्टिक्स IIT बॉम्बे, तो जो IIT बॉम्बे है MSc अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, जो कि अब MSc स्टैटिस्टिक्स हो गया है, तो उसमें जनरल में 22 तक एडमिशन जनरल का है। कौन सा एडमिशन है, क्लोजिंग रैंक 4th एंड फाइनल एडमिशन लिस्ट। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, बॉम्बे में 22 पे ही क्लोज हो गया इस साल बॉम्बे का, 1 से 22 रैंक तक बस एडमिशन हुआ। चेंज करती हैं क्लोजिंग रैंक्स? हाँ चेंज करती हैं क्या क्लोजिंग रैंक्स हर साल? हाँ वो बैड ही करता ना। देखो अगर ऐसा हुआ, मान लो पहले 20 में सारे OBC वाले आ गए, मान लो, क्योंकि रैंकिंग में तो कैटेगरी का कोई रोल नहीं है, मार्क्स का रोल है। तो अगर ऐसा हुआ सारे OBC वाले मान लो 1 to 20 सब OBC वाले हो गए, तो जनरल में अब वहाँ अगर 20 सीटें हैं मान लो, तो कोई 20 बच्चा तो होगा, तो वो 20 बच्चा 50 रैंक तक भी जा सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो 20वां बच्चा किस रैंक पे है, अगर 20वां जनरल, अगर जनरल की 20 सीट है बॉम्बे में मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो जो 20 बच्चा है वो 20वां बच्चा का रैंक अगर 100 है तो 100 तक जाएगा, समझ रहे हो, इस तरह से है। यस सर। हाँ तो रैंकिंग मार्क्स पे डिसाइड हो रही है, एडमिशन कैटेगरी पे डिसाइड हो रही है। सर अगर ओबीसी वाला एक बच्चा का रैंक 1 आया, फिर हाँ। वो जो जनरल वाले का एक सीट लेगा या अपना ओबीसी वाला का जो सीट होगा उसको लेगा? मेरी समझ के हिसाब से OBC का ही सीट लेगा वो, ठीक है ना, क्योंकि वो OBC है, तो जब उसका एडमिशन डिसाइड हो रहा होगा तो वो कैटेगरी का ही सीट मिलेगा, मुझे जहां तक समझ है, ठीक है। क्योंकि वो जनरल का क्यों लेगा, फिर जनरल वाले सारे मर जाएंगे। नहीं सर, इस तरह भी हो सकता है कि इतना हो सकता है उसका हो जाएगा, फिर उसका जो जिसका नहीं होगा उसका कैटेगरी का उसका हेल्प मिलेगा उसको। अब उसका ज्यादा मुझे रोल नहीं है, क्योंकि जैसे जब फर्स्ट टाइम होता है तो जैसे कैसे डिसाइड करेंगे वो लोग कि जिसका रैंक अगर मान लो ऐसा हुआ कि OBC वाले टॉप रैंकर्स आ गए, तो मतलब ऐसा मान लो चलो पहले टॉप 20 में OBC है जैसे तुम कह रहे हो उसके हिसाब से, तो वो OBC जनरल में एडमिशन ले लेगा, ये कह रहे हो ना? जी सर। तो सारे जनरल की सीट खा गया वो। अब जो अलग से 20 सीट मान लो 25 सीट OBC का है अलग से मान लो, तो उस 25 सीट पे OBC आएगा।
तो पहले 45 से तो ओबीसी आ गया, तो जनरल तो 0 हो जाएगा फिर तो उस केस में। तो फिर ओबीसी का ओबीसी लगा और जनरल का जनरल लगा। हाँ मुझे यही लगता है कि ऐसा है, जहां तक मुझे इतनी समझ है, पता नहीं, बार देखना पड़ेगा मुझे रूल क्या है। तो हालांकि यहाँ बता रहा है तुम्हें, देखो मतलब इसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ, जहां तक मुझे इतनी समझ है यही करें। ये भी हो सकता है ना, जो जब मेरा रैंक, आप थोड़ा सा सोच लीजिए कि मेरा रैंक एक आ गया और मैं ओबीसी ही नहीं दिया, मैं जनरल में मेरा एडमिशन का अप्लाई कर दिया, हाँ तो जनरल में जाएगा। तुम अगर सर्टिफिकेट नहीं लगा रहे हो, एग्जैक्टली 1 से 10 तक आया है, वो क्यों अपना वो नहीं लगा, अपना वो जनरल दे देगा, तो वो जनरल सीट को ले गया ना, तो यस हाँ, बच्चा को खतरे हो जाएगा। दिस आई एग्री, ऐसा होता भी है। जैसे जिनका अच्छा रैंक है तो वो कैटेगरी क्यों लगाएगा, वो तो सीधा जनरल भर के एडमिशन ले लेगा, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगाएगा तो भी एडमिशन होगा उसका। तो कैटेगरी यहाँ पे जनरल वाले बच्चे के लिए तो गलत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो क्यों कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगा, उसको पता है इतना अच्छा रैंक एडमिशन मिलना ही है, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट यूज ही नहीं करेगा अपना, मतलब बनवाना ही नहीं है उसको, वो तो ऐसी एडमिशन मिल जाएगा उसको जनरल कैटेगरी में, वो अप्लाई नहीं करेगा। तो एनीवे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कर देता हूं मैं, थोड़ा इसकी क्लेरिफिकेशन के लिए जैम का एक बार देखना पड़ेगा वो क्या है, रूल क्या है। सो 1 से 22 तक एडमिशन हुआ था ओबीसी का, ठीक है, देखो सॉरी जनरल वालों का बॉम्बे में लास्ट ईयर 22 तक एडमिशन हुआ था, ईडब्ल्यूएस का 50 तक हुआ था, ओबीसी का 117 तक हुआ था, एससी का 246 हुआ था, एसटी का 784 तक हुआ था, ठीक है, इस तरह से। जनरल के पीडब्ल्यू का 229 तक हुआ था। डिफरेंट कोर्स का ये सब वैरी करता है, ये हर साल वैरी करता है, फिक्स नहीं है कि ये फिक्स, हर साल वैरी करेगा ये। तुम पिछले साल को उठा के देख लो, ये 22 का उठा रहा हूँ, तुम 21 का उठा के देख लो। 21 का मुझे याद है, 21 में 176 का भी एडमिशन बॉम्बे में हुआ था ओबीसी में, वो मेरे रूम पार्टनर का ही भाई था, तो 176 रैंक पे एडमिशन हुआ है ओबीसी में बॉम्बे में उस साल 21 में। तो ऐसा है, सो डिपेंड करता है। इस बार जल्दी खत्म हो गया। कानपुर का देख लो, कानपुर अगर तुम देखोगे सो कानपुर का क्या है, स्टैटिस्टिक्स सर्च कर रहे हो लोग, यस आईआईटी कानपुर स्टैटिस्टिक्स, इसमें जनरल का 59 तक गया है, ईडब्ल्यूएस 85, 234 तक ओबीसी, 54499 एससी, 1242 एसटी, ये रहा कानपुर का। एक और है तिरुपति है, तिरुपति एडमिशन लेती है स्टैट से, तो तिरुपति में क्या है 662 जनरल तक गया है, ये लास्ट ईयर का है, जिसका 662 रैंक है जनरल में, वहां तक एडमिशन हुआ आईआईटी तिरुपति एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। फिर ईडब्ल्यूएस में 634 तक गया है, ओबीसी में 882 रैंक तक गया है एडमिशन, एससी में 2731 तक गया है 2731 रैंक तक, एसटी में 5577 रैंक तक गया है एडमिशन, ये लास्ट ईयर का है 2022 का। तो इसका भी कुछ दिन में आ जाएगा, जब एडमिशन क्लोज हो जाएगा तो उसका भी आ जाएगा वेबसाइट पे। तो ये रहा तीन वाले बच्चों का एससी का 2000 के बाद होता है, बच्चे तो 3-4 हजार ही देते हैं ना। हाँ, तो ये इतना रैंक कैसे चला गया? ऐसे ये मैथ्स का भी इंक्लूड कर रखा है एक्चुअली, मुझे लग रहा है ना इन्होंने इस बार अलग, ये अभी कंबाइन कर रखा है, इस बार अलग कर दिया है। तो ये जो रैंक है एक्चुअली मैथ्स में, इस कुछ कोर्सेस है जहाँ दोनों एडमिशन होती है। एक आईआईटी बॉम्बे में ओआर है, ये है देखो। सो आईआईटी बॉम्बे में एक कोर्स है ऑपरेशन रिसर्च एंड एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन ऑपरेशन, ये यहाँ पे है एमएस, इसका देख लो। सो आईआईटी बॉम्बे में ऑपरेशन रिसर्च है, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री, इसमें एमएस के थ्रू जनरल में 69 तक एडमिशन हुआ है, ईडब्ल्यूएस 83 तक, ओबीसी 153, एससी 332, एसटी में किसी ने लिया नहीं एडमिशन। तो इस तरह से है। तो ये कोर्स है जहाँ मैथ से भी लोग जाते हैं, स्टैट से भी जाते हैं, सेम यहाँ भी है। ओआर की सीट्स अलग होती हैं, स्टैट्स की अलग होती हैं बॉम्बे में। यस बॉम्बे में 3 एमएससी कोर्सेस हैं, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एमएससी ऑपरेशन रिसर्च। तो एमएससी मैथमेटिक्स में सिर्फ मैथमेटिक्स वाले जाएंगे, जैम मैथमेटिक्स वाले। एमएससी स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स वाले जाएंगे। एमएससी ओआर में मैथ्स वाले भी जा सकते हैं, स्टैट्स वाले भी जा सकते हैं। सीट फिक्स कर रखा है, 8 सीटें हैं स्टैट्स वालों के लिए, 7 सीटें हैं मैथ्स वालों के लिए, फिक्स कर रखा है उन्होंने, 15 सीटें हैं टोटल। सर जो तिरुपति में है वो कंप्यूटर वाले कोर्स है। तिरुपति में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में एमएससी है, वहां भी मैथ्स वाले भी जा सकते हैं, स्टैट्स वाले भी जा सकते हैं। सर ये सब चेंज कर दिए सर, बोले मैथमेटिक्स की एलिजिबिलिटी सर। नहीं, मैं देखा था, क्या बात कर रहे हो? सिर्फ मैथमेटिक्स से तुम कह रहे हो? हाँ यस सर। नो, यू आर रॉन्ग। सो अभी मैं वेबसाइट, अभी 23 का वेबसाइट रिसेंटली मैंने देखा था। सो ये रहा 23 का वेबसाइट, देखो। एलिजिबिलिटी मैथमेटिक्स पेपर सर है ये सर। नहीं, आई कम टू योर पॉइंट। देखो, सो एडमिशन, कहाँ एडमिशन चाहिए तुम्हें? सीट मैट्रिक्स, कम टू सीट मैट्रिक्स, सारे वेबसाइट पे अपडेट है, यू कैन चेक। तो ये सीट मैट्रिक्स है। सीट मैट्रिक्स मतलब
जैम 2023 के रैंक पे कहाँ कहाँ एडमिशन होगा वो बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे। सो तुम तिरुपति की बात करो, सी तिरुपति। सो लाइक ये वेबसाइट पे जाओ, तुम भी आराम से वेबसाइट छानो तो समझ आएगा। देखो यहाँ पे एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एमए, जैम एमए के थ्रू 15 सीटें हैं इस बार 2023 में, और एमएस के थ्रू 5 सीटें हैं इस बार, ठीक है। अब बात रह गई एलिजिबिलिटी की, तो चलो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सो मिनिमम एजुकेशन क्लासिक क्वालिफिकेशन, सो इसका क्या है ये, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ओके। तो देखो एमएस में क्या है, आईआईटी तिरुपति जाने, देखो ये एमएस के कोर्सेस हैं, एक साथ लिख दिया इन्होंने। तो आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स देख के तुम कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हो आईआईटीज में। एनआईटी का अलग काउंसलिंग होती है, ये आईआईटी के काउंसलिंग के लिए है। तो तुम आईएमएस स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो आईआईटी कानपुर से, एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो आईआईटी तिरुपति से, एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो आईआईटी बॉम्बे से, एमएससी ऑपरेशन रिसर्च कर सकते हो आईआईटी बॉम्बे से, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस में कर सकते हो आईआईटी भुवनेश्वर से। तो ये सीटें हैं जो आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स देके तुम एडमिशन ले सकते हो, ये एक ही पेज पे लिख दिया इन्होंने। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो ये कानपुर में एडमिशन के लिए पहले था कि 30% स्टैटिस्टिक्स कोर्स होने चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन हटा, नो रेस्ट्रिक्शन लिख दिया। मतलब अगर कोई बच्चा हिस्ट्री ऑनर्स किया है और अगर जैम एमएस क्वालिफाई करता है तो भी वो आईआईटी कानपुर से एमएससी स्टैट्स में कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ भी नो रेस्ट्रिक्शन, यहाँ भी नो रेस्ट्रिक्शन। ये ग्रेजुएशन लेवल पे रेस्ट्रिक्शन है और ये 10+2 लेवल पे, तो दोनों में रेस्ट्रिक्शन हटा रखा है इन्होंने, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तुम हिस्ट्री वाला बच्चा है वो भी चाहे तो हिंदी संस्कृत उर्दू वाला बच्चा भी चाहे तो स्टैट्स में कानपुर से एमएससी कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बॉम्बे में क्या है, अच्छा बॉम्बे का देखना, तिरुपति में क्या है, मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर, शायद आप ये कह रहे थे। सो ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल या 4 सेमेस्टर तक आपके पास मैथमेटिक्स कोर्स होने चाहिए, कम से कम एक कोर्स मैथमेटिक्स का आपने पढ़ा हो हर सेमेस्टर में 2 साल तक। 3 साल का कोर्स है ना बीएससी, तो उसमें 2 साल तक 4 सेमेस्टर तक हर साल एक मैथमेटिक्स का कोर्स आपके होने चाहिए, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी भी है तो भी चलेगा, अगर कोई मैथ्स ऑनर्स किया है तो उसने प्रोबेबिलिटी कोर्स किया है, तो कोई भी मैथमेटिक्स, अगर तुमने इकोनॉमिक्स से कोर्स किए वहां भी तुम्हारे पास मैथमेटिक्स था या स्टैटिस्टिक्स था, दैट इज आल्सो दैट वो भी काउंट लगता है। सो अब यहाँ पे क्या है, आईआईटी बॉम्बे एमएससी स्टैटिस्टिक्स, सो कह रहा है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर, ये बॉम्बे का है। एमएससी स्टैट में लेने के लिए ग्रेजुएशन के 3 साल में कम से कम 2 साल तुम 4 सेमेस्टर तक मैथ्स या स्टैट्स पढ़े हो, 12th क्लास में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। अच्छा आईआईटी तिरुपति में जाने के लिए क्लास 12 में मैथमेटिक्स होना जरूरी है, दिख रहा होगा आप लोगों को भी ना जो मैं दिखा रहा हूँ। सो इस तरह से ये कुछ, हाँ आगे देखो क्या है, एमएससी ऑपरेशन रिसर्च आईआईटी बॉम्बे, उसमें मैथमेटिक्स सेम क्राइटेरिया है, एमएससी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर, 12th में नो रेस्ट्रिक्शन। तो बाकी ना यही बस रेस्ट्रिक्शन है कि क्लास 12 में मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए, वो तिरुपति में बस है, बाकी जगह 12th लेवल पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ ग्रेजुएशन लेवल पे है। तो यही है, आईआईटी भुवनेश्वर में जाने के लिए मैथमेटिक्स या फिजिक्स होना चाहिए था। सर वो जो थर्ड लाइन पे है वो थोड़ा सा, जो एमएस वाले बच्चे उनका तो नहीं हो पाएगा ना, उनका 2 पेपर ही होता है। कौन से थर्ड लाइन, ये थर्ड लाइन जो है, जी जी, एमएससी स्टैट्स आईआईटी बॉम्बे जी, हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? उसमें जो लिखा है ना, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 2 इयर्स, हाँ हाँ, तो होता तो है, क्या दिक्कत है? सर उसके ऊपर जो है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 2 इयर्स, तो उसमें तो एमएस वाले बच्चों का नहीं हो पाएगा ना, स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चे को। क्यों नहीं हो पाएगा? मैथमेटिक्स तो 2 ही सेमेस्टर में होता है ना, 6 सेमेस्टर से जेनेरिक जो होता है पेपर 1 होता है, उसके जो पास पेपर होता है उसकी पेपर 2 ही होता है ना, तो एमएस वाले बच्चों को नहीं हो रहा, जिसका स्टैटिस्टिक्स ग्रेजुएशन में रहा। नहीं मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स कोई एक ना, दोनों थोड़ी बोल रहे, ऊपर वाले में बोल रहा हूँ ना। ये जी सर, नहीं, तो मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर या 4 सेमेस्टर। जी सर, तो इसमें ये कह रहे हो जो बच्चा बीएससी स्टैट्स में किया है उसकी बात कर रहे हो आप? जी सर, तो वो पढ़ता तो है, तुमने लीनियर अलजेब्रा पढ़े होंगे, रियल एनालिसिस पढ़े होंगे। जी वो लिखा है ना 4 सेमेस्टर, हम तो 2 सेमेस्टर पढ़ते हैं ना। तो बाकी 2 साल क्या करते हो? बाकी 2 साल फिजिक्स पढ़ते हैं
और एक जो पेपर रहता है ना। अच्छा अच्छा, आप समझ गए, आप उसकी बात कर रहे हो जो बच्चा जनरल बीएससी करता है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब होता है उसके पास। जी 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 सर। हाँ तो वो फिर एलिजिबल नहीं होगा अगर वैसा है तो। बात सही है। अगर आपने फिजिक्स पढ़े हैं 1 साल केमिस्ट्री पढ़े हैं 1 साल मैथ पढ़े हैं, तो यहाँ तो कह रहा है 2 साल मैथ पढ़ा होना चाहिए, तो वो एलिजिबल होगा। नहीं सर, हम 2 साल मैथ नहीं पढ़ते, 2 सेमिस्टर मैथ पढ़ते हैं। तो हाँ, फर्स्ट ईयर में जो 2 सेमिस्टर होते हैं उनमें से 1 सेमिस्टर मैथ, 1 फिजिक्स, और सेकंड ईयर में फिर 1 सेमिस्टर मैथ और 1 सेमिस्टर फिजिक्स। नहीं नहीं, इसमें 4 सेमेस्टर पढ़े होने चाहिए, वो 4 सेमेस्टर होना चाहिए ना उसको। अगर सेमेस्टर सिस्टम आपके कॉलेज में है तो 4 सेमेस्टर तक आपके मैथ्स होने चाहिए। मतलब स्टैट्स कोर्स भी काउंट होंगे मैथ्स में। अगर तुम उस तरह के बच्चे हो जनरल बीएससी वाले, अगर तुमने स्टैटिस्टिक्स भी एक कोर्स पढ़े तो मैथ्स में ही काउंट होगा, जनरल बीएससी वाले जो हैं उनमें। तो मैथ स्टैट्स अलग नहीं होगा उसके लिए, स्टैट्स के कोर्स भी मैथ्स में ही काउंट होगा। एनीवे जो फील्ड बैठेगा, तो ये इस साल का, अगले साल भी ऐसे ही रहेगा, हर साल थोड़े चेंज होते रहते हैं। तो कानपुर ने इस बार सारे सेमेस्टर आ दिए हैं। तो ये तो चलो, ये वो भी हो गया कि तुम्हारे कहाँ का एडमिशन हो सकता है आईआईटीज में। एनआईटीज में क्या है, त्रिची है, दुर्गापुर है, मेघालय है, इन सब में एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमएससी मैथमेटिक्स। एनीवे हम कहाँ भटक गए, हम पढ़ाई कर रहे थे। चलो यहाँ पे आते हैं वापस। लो ये भी लगता है गायब हो गया। लोड द अनसेव्ड फाइल, यस। तो हाँ, क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। अब कंप्लीट ही कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम एग्जाम स्टार्ट करेंगे, टाइम खत्म ही होने वाला है, लेकिन कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। अरे भाई आज आ जाएंगे। ओके इधर ही करते हैं। सो एनसीईआरटी कहाँ गया? आ गया। सो अच्छा, ये तुम्हारा तो आया नहीं, ये सारे उड़ गए जो हमने लिखे थे। अरे यार क्या है, ये तो पिछले वाले बैच का आ गया, गया कहाँ? चलो दोबारा करना पड़ेगा। बताओ जो डाउट रह गए बताओ, अभी और कौन से रह गए? सब तो ये ढूंढ के ही करना पड़ेगा, इधर ही करना पड़ेगा। सो मिसलेनियस में था ना? एक्सरसाइज 13। चलो ये वाला था ना? हाँ एक्सरसाइज ये 13। नहीं सर, अच्छा एक्सरसाइज, नीचे सर, नीचे। हाँ हाँ। चलो सो मैं इसी क्वेश्चन पे था ना, उसके बाद वो कहाँ चले गए एग्जाम पे। चलो सो मतलब ये बता रहा था इस तरह क्वेश्चन जैम में आए हैं 14 से पहले, 15 से पहले। ओके तो so assume that a patient's chances of a patient having a heart attack is 40%. It is also assumed that the meditation and yoga courses reduce the risk of heart attack by 30%, and prescription of certain drug reduces its chances by 25%. At a time, a patient can choose any one of the two options with equal probabilities. So any one of the two options with equal probabilities. It is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack. Okay, it is given that दिया हुआ है तुम्हें कि after going through one of the two options, तो ये हो गया partition कि either they can choose medication and yoga or they can choose drug, है ना, prescription of certain drug. So और बता रहा है कि वो पर्सन जो है सफर्स हार्ट अटैक, उसके बावजूद किसी एक ऑप्शन लिया होगा एंड पेशेंट सफर्स a heart attack. So find the probability that the patient followed a course of meditation and yoga. So again E1 क्या होगा? So
नहीं तुम लोगों का था ही नहीं, कहाँ है, कहाँ चला गया। तुम सही हो जाओ। चलो तो इसमें सिंपल E1 तुम क्या कंसिडर करोगे और E2 क्या कंसिडर करोगे। E1 मान लो था मेडिकेशन एंड योगा, मेडिटेशन एंड योगा, एंड दूसरा था प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग। ड्रग। हाँ सो अब क्या है, ए था कि जो सिलेक्टेड पर्सन सफर्स अ हार्ट अटैक, जो पर्सन है सफर्स हार्ट अटैक, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पूछ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि फॉलोड अ मेडिकेशन एंड योगा, मेडिटेशन एंड योगा। सो E1 गिवन A, तो बाकी तो फॉर्मूला, हाँ तो फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है। सर ये हो तो जाएगा सर, लेकिन इसमें ये जो इन्होंने reduces its chances करके जो दिया सर, ये लैंग्वेज नहीं आ रही समझ में। हाँ 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 यस। सो जो भी चांस है उसको घटा रहा है, जो ऑलरेडी चांस है उसका उतना परसेंट घटा दे रहा है, ये कहने का मतलब है इसका। सो लाइक हाँ हो तो जाएगा, सही कर रहे हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A given E2, ओके। सो सी अब मुझे जरूरत है, ठीक है, वन मुझे 4 चीज तो चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चाहिए, और ये तो दे ही रखा होगा क्वेश्चन में। सो देखो ध्यान से, नहीं हमें क्या करना है, तो इधर एनसीईआरटी इधर क्वेश्चन देख लेते हैं, और इधर है तुम्हारा ये फॉर्मूला। चलो इधर समझते हैं क्या बोल रहा है। सो मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। सो E1 का क्या मीनिंग है यहाँ पे, क्या प्रोबेबिलिटी है चूजिंग मेडिकेशन और योगा। देखो क्या लिखा है, तो समझ आ रहा है कि नहीं। अरे हाफ का प्रोबेबिलिटी था ना, यस सर। एट अ टाइम ये कह रहा है एट अ टाइम इट कैन, है ना। सो ये दे रखा है एट अ टाइम दे कैन चूज एनी वन ऑफ द ऑप्शन विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, ये है एट अ गिवन टाइम पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ 2 ऑप्शन विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज। सो इक्वल प्रोबेबिलिटीज है तो हाफ हाफ, तो इसका तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मेन प्रॉब्लम इसका है A गिवन E1 जो ये पूछ रही थी, और A गिवन E2। मेन तो इसका है कि अगर उसने मेडिटेशन एंड योगा चूज किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको अभी भी हार्ट अटैक, इट विल सफर, मतलब ही और सी विल सफर विथ हार्ट अटैक। पेशेंट हैं 70/100 नहीं, अब तुम्हें समझना पड़ेगा सर 10/100 नहीं। 0.1% सर। शुरू में देखो पहली लाइन क्या लिखा है, assume that the chances of patient having heart attack is, in general किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक की चांस कितनी है 40%। 40%। अब ये मेडिटेशन या ड्रग क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, चांस को रिड्यूस कर रहा है। 25% और 40%। देखो 40% चांस तो है ही हार्ट अटैक का, अब इसको घटा रहा है, वो कितना परसेंट घटा रहा है, 30%। किसका 30%, मेडिटेशन एंड योगा। हाँ मतलब नहीं नहीं घटा क्या रहा है वो, रिस्क इसका 30%। हार्ट अटैक का 40 यस 40% चांस तो है ही ऑलरेडी, इसको वो रिड्यूस कर रहा है एक्चुअली। यस सर। सो द चांस ऑफ हैविंग हार्ट अटैक इज ऑलरेडी 40%। अब इस 40% में से ये जो 40 इसमें से घटा रहा है कितना परसेंट चांस, 30%। हार्ट अटैक बाई 30% घटा रहा है। सो 30% ऑफ 40%, जो 40% चांस है ऑलरेडी
उसमें से 40% घटा रहा है ये, मतलब ये लिख लो 40/100, सो 30% ऑफ 40%, सो माइनस 30% ऑफ 40%, ये चीज है एक्चुअली। और फिर से यहाँ हार्ट अटैक का चांस तो 40% था ही, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में, देखो इसका यूज यहीं पे है, उससे पहले कोई यूज नहीं आया कि इन जनरल पर्सन के हार्ट अटैक का चांस 40% है। अब जो ड्रग है या मेडिटेशन है वो चांस को रिड्यूस कर रहा है, तो 40% था, 40% को कितना रिड्यूस किया, स्टिल हार्ट अटैक का चांस क्या है ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ, तो स्टिल अभी भी हार्ट अटैक का क्या चांस है, तो अभी भी 40% से कुछ कम हो जाएगा, तो कितना कम कर रहा है वो 25%, 25% ऑफ 40%, ये मतलब हुआ। अब ये कर लेंगे कैलकुलेट आप, तो आ जाएगा आंसर। यस सर। सो ये था कि अगर ये आप कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस, इसमें पुट करना है, तो ये वैल्यूज मैंने अगले स्लाइड में निकाली है। सो यहाँ पे ये वैल्यूज मैंने निकाली है, ये पुट करने हैं। चलिए नेक्स्ट, मिसलेनियस में और कोई क्वेश्चन था जो रह गया हो? अच्छा, पीछे रहा होगा। अब बताओ जिनका जिनका डाउट रह गया, एक्चुअली वो तो स्लाइड चला गया, मैंने पहले स्क्रीनशॉट लिए थे, वो तो चले गए, स्लाइड्स उड़ गए खुद ही, तो वीडियो से इस बार वीडियो देखना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन जो रह गया हो किसी का? अब मुझे तो याद है नहीं क्या क्या बताया तुम लोगों ने। सर एक बार 13.3 का फोर्थ बता दीजिए। 13.3 का फोर्थ, लग रहा है एक और डाउट क्लास रखना पड़ेगा। कोई नहीं, अच्छे से एनसीईआरटी सॉल्व करो, ये जैम के बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा। वो जो एंड में छोड़ने की नौबत आएगी वो नहीं आएगी, अगर 12th की एनसीईआरटी ढंग से कर लोगे तो 8-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बेसिक प्रोबेबिलिटी से, जो ये है। तो इसमें से कम 5-6 नंबर तो कर ही लोगे। मान लो 4 क्वेश्चन आए तो 2 नहीं हुए, 2 तो होंगे, वो चीज़ है। और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस बार मैं बताता हूँ हमारे स्टूडेंट का ही डेटा। हमारे यहाँ 15, 16, 17 तीनों हमारे यहाँ से ही है। 15 वाले जो है उसके मार्क्स हैं 45.66, 16 वाले का मार्क्स है 45.33, 17 वाले का मार्क्स है 45। देखो 0.33 पर रैंक वैरी हुआ है, तीनों है ना, इस तरह से है। सो तो 0.3 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये था ना। इसमें कौन सा था? 12, कौन सा पूछ रहे थे? नहीं, ये 13.3 है। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे? 13.3 13.3 का फोर्थ। बाकी एक दूसरे से भी हेल्प ले सकते हो तुम, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालो, कोई ना कोई सॉल्व करके भेज देगा, है ना। तो ऐसे कर सकते हो। फोर्थ ये वाला, ओके। सो ये कह रहा है कि इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस। लेट 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses। तो या तो गेस करता है या उसको पता है। So assuming that a student who guesses the answer will be correct is probability 1/4। एक्चुअली दिक्कत कहाँ आएगी तुम्हें मैं बता देता हूँ। इसमें कहा कि अगर वो गेस करता है तो करेक्ट होने का चांस कितना है? 1/4। अब इसमें वो नहीं लिखा है कि अगर उसको आंसर पता है तो करेक्ट होने के चांस क्या है? 1। यही छुपा हुआ है, इसी में दिक्कत आ रही होगी। तो ठीक है ना, जिसको दिक्कत आ रही वही दिक्कत आ रही होगी। इसमें ये लिखा a गिवन E1 तो 1/4 है, a गिवन E2 क्या है? तो वो 1 है, क्योंकि अगर वो जानता है, पहला मैं मान रहा हूं E1 इज गेसेस, E2 नोज, तो a गिवन E1 अगर वो गेस करता है तो करेक्ट होने का चांस तो 1/4, अगर उसको पता है तो करेक्ट होने का चांस 1। सो दैट इज मिसिंग हियर। तो वही 1 तुम्हें खुद समझना है, तो उससे हो जाएगा, तुम्हें वही समझना है। बाकी दे रखा है ना कि गेस करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4 और जानता है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, और अगर वो जानता है तो करेक्ट होने का चांस 1, अगर वो गेस करता है तो करेक्ट होने का चांस 1/4। बस यही चाहिए, 4 चीजें चाहिए ना तुम्हें बस। और बताओ सर। 5.4 के फिफ्थ का सेकंड पार्ट बता दिए। हाँ, वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन एटलिस्ट वाले। सो वहां बस वही थोड़ा इंग्लिश का खेल है। देखो
कौन सा चल रहा है, ये 4 चल रहा है, 5.4 ना, इसी में था या 5.4 पूछ रहा है ना, हाँ ये 13.4 में सिर्फ का हाँ इस तरह से वही 13.4, हाँ सॉरी 13.4। तो देखो इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, एक क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरप्रेट मुझे लगता है अलग तरीके से किया है, गलत तरीके से मान लो। सो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। सो फिर से नंबर ऑफ सक्सेस है तो मुझे पता है ये बाइनोमियल मैं बना सकता हूँ, ठीक है, इन 2 टॉसेस ऑफ डाई व्हेन अ सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर के डगी, तो मैं लास्ट क्लास में किया था हमने कि तुम ये ले लोगे। अब यहाँ 6 अपीयर्ड ऑन एटलीस्ट 1 डाई, तो सक्सेस का मतलब है 6 अपीयर्ड ऑन एटलीस्ट 1 डाई। सो ये तो प्रोबेबिलिटी तुम इजीली निकाल लोगे, कम से कम एक डाई पे 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। लेकिन तुमने कितनी बार टॉस की है डाई को, कितनी बार टॉस किया है? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, और ये तुम्हारा सक्सेस है। सो एक सा नंबर ऑफ सक्सेस, और सक्सेस का मीनिंग है 6 appeared on at least once, है ना। तो 6 appeared on at least 1 die, इसका क्या मतलब हुआ? एक पे या दोनों बार? किसी एक पे, हाँ मतलब at least 1 die, कम से कम एक डाई पे 6 आया है। सो या तो एक डाई पे या दोनों पे। यस सर। यस सर। यस सर। ऐसी प्रॉब्लम पता क्या है, यहाँ तुम अगर x को तुम ऐसे लोगे, मान लो तुम शुरू में लेते हो 0 1 2, तो 0 का मतलब नो सक्सेस, 1 का मतलब एक सक्सेस, और 2 का मतलब 2 मतलब 2। तो यहाँ क्या मीनिंग होगा, 6 appeared at least on at least 1 die। सो 2 टाइम का मतलब क्या होगा, कुछ सेंस होगा क्या 2 का? 6 एक्चुअली इसका कोई सेंस नहीं बनेगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि तुमने जब डाई को 2 टाइम्स, 1/36 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी किसका? दोनों पे अगर 6 आ जाएगा तो 1/36 उसका। लेकिन सक्सेस तो ये है ना, इसका मीनिंग सक्सेस को इसने ऐसे डिफाइन किया है, दिस इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस। तो देखो सर एक पे जब आएगा तो एटलीस्ट फिर 1 है तो 2 में तो आ जाएगा। मतलब नहीं। एक्चुअली ये दोनों कंबाइंड है, ये दोनों कंबाइंड है। ये मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग 6, ये है, और ये मैं लिख रहा हूं x नंबर ऑफ सक्सेस, ये मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ सक्सेस। जरा समझो, तो सक्सेस इज दिस। तो एक जो कॉन्सेप्ट आता है इंडिकेटर फंक्शन का, वो मैं ही बताऊंगा, मैथ्स में बताएंगे सर। इंडिकेटर फंक्शन सुना है तुम लोगों ने किसी ने? यस सर। तो इंडिकेटर फंक्शन में यहाँ पे रूल मैं तुम्हें बता देता हूँ, कुछ इस तरह का केस हो गया यहाँ पे। इंडिकेटर फंक्शन क्या था, वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट उस सेट में है तो 1 प्रोबेबिलिटी है, मतलब वैल्यू 1 है फंक्शन की, ये फंक्शन है fx होता है ना, तो ix टाइप का समझ लो। सो वैल्यू 0 या 1 है, उस तरह का केस है एक्चुअली। यहाँ जो वैल्यू है 0 या 1 ही होगी, 2 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 2 वाली केस ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुकी है। डाई पे या तो तुमने डाई को क्या किया, 2 टाइम टॉस किया, तो नंबर ऑफ जो सक्सेस है, सक्सेस अलग बताते हूँ, कितनी बार 6 आ सकता है, या तो एक बार भी नहीं आएगा, या एक बार, या दोनों टाइम। तो 0 1 2 नंबर ऑफ 6 हो सकता है। बट इसने क्या किया, सक्सेस को डिफाइन कर दिया एटलीस्ट 1 डाई पे आना सक्सेस है। सो एटलीस्ट 1 डाई पे आना सक्सेस मतलब क्या हुआ, किसी एक पे भी आ जाएगी तो सक्सेस माना जाएगा। यस। सो या तो एक डाई पे या दोनों डाई पे। तो वो जो 0 1 2 था ना, 1 2 कंबाइन हो गया यहाँ पे, और 0 वाला अलग हो गया। सो जो एक टाइम 6 है डाई पे, या दोनों बार 6 आ जाए, वो एक केस हो गया, और 0 वाला एक केस हो गया। तो लाइक यहाँ नंबर ऑफ सक्सेस में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, इधर 0 और 1। 0 कब, when no 6, when 1 और 2 times 6, इस तरह का केस है एक्चुअली। हालांकि ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, थोड़े से इनको क्लियर आउट करने चाहिए थे। सो उस तरह से कि सक्सेस इज डिफाइंड लाइक दिस। तो यहाँ पे मतलब 0 1 ही होगा। अब सिंपल देख लो कि 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, बताओ। तो मतलब 6 appeared on at least 1 die, ये 0 हो गया। 0 का मतलब हो गया कि लाइक 25/36, मतलब ये है कि 6 आया ही नहीं, एक बार भी नहीं आया। 1 से 8 0 का क्या मतलब हुआ, 5/6 to the power 2।
नहीं, सी वी आर टॉसिंग अ डाई फॉर 2 टाइम्स, ठीक है। सो हमने उन 2 टॉस में से एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो किया, तो मुझे एक बार भी 6 नहीं आया। सर दोनों टाइम पे अलग नंबर आए। हाँ नहीं, अलग अलग आया, लेकिन 6 किसी में भी नहीं आया। डिफरेंट नंबर अदर देन 6। 25/36। अच्छा 25/36। देखो बाकी लोग, मतलब जो 6 आने वाले आउटकम्स कितने होंगे, 6 1 से 6 6 तक, और 1 6 6 एक कॉमन आ रहा होगा 6 6। हाँ तो टोटल 11 आउटकम है जहाँ 6 आ रहा है। सो 25 जहाँ 6 नहीं आ रहा है, ये हो गया। अच्छा ठीक है, हाँ ओके, यू आर राइट। सो x इज 1, तो 1 का मतलब पता क्या था, यहाँ तो वैसे समझ लो, 0 का मतलब हो गया नो, जैसे होता है ना 0 1 लाइक बाइनरी सेंस में कि 0 इज नो 1 इज यस, तो उस तरह का सेंस है यहाँ पे कि एक बार भी नहीं आया। 1 का मतलब है 6 अपीयर्ड ऑन एटलीस्ट 1 डाई, कम से कम एक डाई पे 6 आया। तो कम से कम एक मतलब जब x तुम 1 लिख रहे हो, x तुम्हारा यहाँ पे नंबर x का मीनिंग ये नहीं है कि कितने बार 6 आया, x का मतलब है कितनी बार सक्सेस आया, और सक्सेस की मीनिंग यहाँ डिफाइंड है, ठीक है। दोनों डिफरेंट चीज है, नंबर ऑफ टाइम गेटिंग 6 एंड नंबर ऑफ सक्सेस, ये दोनों यहाँ पे डिफरेंट चीज है इस केस में। यस वो समझना होगा तुम्हें। तो जो जो एक सक्सेस आ रहा उसमें एक बार या 2 बार, किसी भी 2 टाइम 6 आया तो वो इसमें आ गया। यस, कि जो एक बार या 2 बार 6 आया वो दोनों इस वन सक्सेस में आ गया, और नो सक्सेस में इसका अपोजिट कर लो, तो इसका अपोजिट क्या होगा इस तरह से। ये 0 सक्सेस। हाँ, तो इसका अपोजिट 0 हो गया, तो 0 सक्सेस ये हो गया, एंड 1 सक्सेस मींस सक्सेस एक बार मिला मींस आइदर यू गेट 1 टाइम 6 और 2 टाइम 6, यस एटलीस्ट 1 टाइम 6। तो 1 सक्सेस मींस यू गॉट 6 एटलीस्ट 1 टाइम। तो इस तरह के केस है, या तो ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, सिंपल यहाँ ये बस इस तरह हो गया कि एटलीस्ट का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, तो एटलीस्ट का होगा ना, नो होगा, 0 हो जाएगा। अपोज मतलब वो एटलीस्ट 1 है तो उसका हो जाएगा 0। सो इस तरह से, तो 1 पे कितना आ गया 11/36। सो अब इससे कर लो, ये आंसर हो गया एक्चुअली। बट स्टिल देखो, चूंकि मैं बहुत साल पढ़ाया हूँ तो मुझे पता था, अगर मैं फर्स्ट टाइम करता तो मुझे भी काफ़ी दिक्कत होती, जब मैंने किया था, क्योंकि मैं 11 12 बहुत साल पढ़ाया हूँ ना, मतलब 7 8 साल लगातार पढ़ाया मैं दिल्ली में। सो लाइक मुझे पता है, क्योंकि तुम एनसीईआरटी के कोई भी क्वेश्चन पूछोगे मुझे सबका आंसर पता है, क्योंकि मैं 8 साल लगातार एनसीईआरटी पढ़ाया हूँ दिल्ली में, 11 12 जेडबल का पढ़ाया हूँ, तो मुझे सब आता है। लेकिन कोई फर्स्ट टाइम पर्सन अगर ट्राई कर रहा है तो अब इसमें दिक्कत आएगा, मुझे भी फर्स्ट टाइम दिक्कत आई थी समझने में, और हालांकि लॉजिकली मैंने समाउ कन्विंस कर दिया तुम्हें, लेकिन अगर तुम ऐसे सोचोगे तो फर्स्ट टाइम बोलूंगा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि उसमें मुझे भी दिक्कत होती है। तो इस तरह क्वेश्चन टेडियस जो इंटरेस्ट में इस तरह के आते नहीं है, जनरली बहुत कम आते हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ। सर जी सर ये p of x equal to 1 कैसे आया 11/36? हाँ, मतलब x इक्वल टू 1 का मतलब हुआ कि 6 अपीयर्ड ऑन एटलीस्ट 1 डाई, मतलब या तो सक्सेस आया या सक्सेस नहीं आया, ये समझ लो आप, 2 ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे, क्योंकि सक्सेस का मीनिंग है एटलीस्ट 1 डाई। अब देखो x इक्वल टू 1 का मीनिंग है, सो यू गेटिंग 1 टाइम सक्सेस। 1 टाइम सक्सेस मीन्स व्हाट इज मीनिंग ऑफ योर सक्सेस, पढ़ो इसको क्या लिखा है। सर इसके हिसाब से तो ये 1/6 into 5/6 into 2 होना चाहिए। अच्छा आप ये समझ रहे हो, 1/6 इंटू 5/6 इंटू 2 होना चाहिए, तो ये कब होगा ऐसा, आप क्या आप फिक्स कर रहे हो कि एक बार ही 6 आया, ये आप जो बता रहे हो, या आप फिक्स कर रहे हो एक बार 6 आया, बट इसमें क्या मीनिंग है। एटलीस्ट 1 बाय। हाँ तो ये भी ठीक है, प्लस आपको करना पड़ेगा, कितना हो गया 1/6 इंटू 1/6। 1/6। हाँ ओके क्योंकि वो जो 2 वाला केसेस है ना, वो इसी में इंक्लूड कर दिया इन्होंने एक्चुअली। ओके तो ठीक है समाओ, बट यू कैन इग्नोर, इतना भी सीरियसली इस क्वेश्चन को लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आगे बताओ। डाउट खत्म। हो गया सर। हाँ कोई नहीं, 13.12 हाँ ठीक है, जिनको जाना जा सकता है, डाउट खत्म ही कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास एग्जाम स्टार्ट करते हैं। सो 13.3 का 12, हाँ है ना, यही था ना।
13.3 का 12। ये ये तो कहाँ आ गया, ये तो 13.2 पे आ गया शायद। हाँ अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है 12th, ये वाला जो है यही। यस सर। ओके, रिकॉर्डिंग कितना बचा है, 0 और 2 मिनट। चलो, अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ रेडियो कार्ड इज लॉस्ट। लास्ट क्लास में बताया तो था मैंने, शायद नहीं बताया था। सो नो सर। ओके, चलो इसको करा देते हैं। चलो, सो इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं। इसने कहा कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, सो टोटल 52 कार्ड आपके पास है, एंड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। तो आपको गिवन है कि बोथ ड्रॉन कार्ड आर डायमंड, बोथ ड्रॉन कार्ड आर डायमंड, ओके, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो E1 ले लेते हैं, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, एंड E2 क्या लोगे आप, E2 क्या कंसिडर करना चाहोगे, बताओ जिनका डाउट है। E2 क्या कंसिडर करो, इसका अपोजिट ना, E1 इंटू पार्टीशन है तो E1 का अपोजिट, सो लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। आप 4 पार्टीशन भी बना सकते हो। सो अब मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड गिवन द 2 कार्ड्स यू ड्रॉन आफ्टर 1 कार्ड लॉस्ट। सो प्रोबेबिलिटी, तो इसका प्रोबेबिलिटी लिख ही लोगे आप, फॉर्मूला तो पता ही आपको, मेनली तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे होगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। सो बताओ E1 की प्रोबेबिलिटी कि एक कार्ड लॉस हुआ और डायमंड होने के क्या चांस है, एक कार्ड लॉस हुआ 13/52। यस 13/52। डायमंड नहीं होने का क्या चांस है लॉस्ट कार्ड का, 29/50। नहीं 39 होगा शायद, चेक करो, 30, हाँ yes sir, ठीक है। 30। ठीक, अब हमें इस फॉर्मूले में जो आप फॉर्मूला लिखोगे जरूरत पड़ेगी A गिवन E1 की। इफ लॉस्ट कार्ड वर डायमंड, इफ लॉस्ट कार्ड वर डायमंड व्हाट इज द चांस, अगर वो डायमंड लॉस हो गया तो तुम 2 कार्ड ड्रॉप कर रहे हो, डायमंड होने के क्या चांस है। अब 12 डायमंड है तुम्हारे पास और नॉन डायमंड 39 है। यू आर ड्रॉइंग 2 कार्ड्स फ्रॉम हियर, सो इट इज 52. नहीं 2 कार्ड्स यू आर ड्रॉइंग, 2 कार्ड्स 12C2 upon 51C2। यस। सो जस्ट एक कार्ड डायमंड लॉस हो गया, आई नो दैट,